स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रेल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। श्रीमती वर्मा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रीति के लिए तुम मुझे 2 साल के लिए नजरबंद कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है? तो फिर तुम उसके लिए अपनी माँ को क्यों सजा दे रहे हो? ये सजा कैसी? इसका प्रीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं यह आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैंने यह आपसे ही सीखा है। मुझे किसी से प्यार करना नहीं आता। आपने भी मुझसे इसी तरह प्यार किया था, इसलिए मैं आपका एहसान लौटा रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? श्रीमती वर्मा गुस्से से भड़क उठी। बेशक ये गलत है। शक्ति कॉर्प के सीईओ बनने का यह मतलब नहीं है कि तुम अछूत हो गए हो और तुम मुझे किनारे लगा सकते हो। मेरे पास मेरे अंगरक्षक हैं, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। क्या ऐसा है? सख्त और भावहीन चेहरे के साथ आकाश ने कहा, क्या मैं ही यहाँ हुक्म चलाने वाला नहीं हूँ? मैं आपको याद दिला दूं, आपके अंगरक्षक, उन सभी को मैंने निकाल दिया है। क्या यह असंभव है? उन्हें मैंने पैसे दिए हैं, वे मेरे आदमी हैं, वे तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपने उन्हें बहुत कम भुगतान किया। आकाश ने शांत और बेपरवाह लहजे में कहा, मैंने बस उन्हें कई गुना ज्यादा की पेशकश की और उन्होंने आपको धोखा दे दिया। अब वे सब मेरे अधीन हैं। आखिरकार आपने इस बात का अनुमान नहीं लगाया और अंगरक्षकों पर आपके पास कोई दबाव डालने वाली बात नहीं थी जिसका आप फायदा उठा सकती। पिछली बार के विपरीत, जब आपने 2 अंगरक्षकों के परिवारों को पहले से ही काबू में कर लिया था, जिससे मेरे लिए उनके मुंह से सच निकलवाना असंभव हो गया था। नतीजतन मैंने हमेशा यही सोचा कि प्रीति ने सच में आपके पैसे लिए थे और फिर उसका गर्भपात हो गया। श्रीमती वर्मा का चेहरा उदास हो गया। खैर, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे पर जरूर पंख लग गए हैं। तुम मेरे लोगों को भी घूस देने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन यह मत भूलो, वर्मा परिवार में तुम्हारी अंतिम बात नहीं चलती, तुम्हारे पिता की चलती है। अगर उन्हें तुम्हारे मेरे प्रति इस व्यवहार के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से तुम्हें डांटेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी सीईओ की पदवी छीन सकते हैं और तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। एक बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उनकी धमकियों से आकाश के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने अपना उदासीन व्यवहार बनाए रखा। आपसे मिलने आने से पहले मैंने पहले ही अपने पिता से उस व्यक्ति के बारे में बात कर ली थी जिसे आपने चोट पहुंचाई। वह पहले से ही प्रीति के बारे में जानते हैं। क्या इसलिए जब वह अस्पताल आए तो उन्होंने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा, है ना? ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे सारी उम्मीदें खो दी हैं, नहीं चाहते कि आप और परेशानी पैदा करें, नहीं चाहते कि आप उन्हें शर्मिंदा करें। श्रीमती वर्मा ढह गईं, मुश्किल से फुसफुसाते हुए, हो नहीं सकता। यह असंभव है। क्या तुम्हें आस्था से प्यार नहीं है? तुम्हें अभी अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। वह 2 महीने तक अस्पताल में रहेगी। एक बार जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे बड़े भाई की हवेली में भेज दूंगा। तब तक तुम भी उसके साथ जा सकती हो, उसकी और बच्चे की देखभाल जारी रख सकती हो और बस घर के अंदर रह सकती हो। मैं उसकी दाई नहीं हूँ। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसकी देखभाल करूँ? क्या तुम उसकी देखभाल करने वाली नहीं हो? तुम घर भी नहीं लौटी, अस्पताल में ही खाया और रही उसकी देखभाल करने के लिए, कभी उसके पास से नहीं हटी। मुझे लगा तुम उसकी निजी देखभाल करने वाली हो। यह अचानक बदलाव क्यों? श्रीमती वर्मा बेचैन और आग बबूला थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं जहाँ जाना चाहती हूँ जाती हूँ, जो करना चाहती हूँ करती हूँ, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मुझे आपको निराश करने का अफसोस है, लेकिन अब मैं ही फैसला लेने वाला हूँ। जब मैं छोटा था आपने मेरे बारे में सब कुछ नियंत्रित किया, अब मेरी बारी है। वैसे आपके लिए एक और अच्छी खबर, आपके सभी क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं। आप अब उनका उपयोग नहीं कर सकती। श्रीमती वर्मा लड़खड़ा गईं। गिरने से बचने के लिए उन्होंने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, उनके चेहरे पर अविश्वास था। तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मैंने तुम्हें अपने खून, पसीने और आंसुओं से पाला और तुम मुझे इस तरह चुका रहे हो? आकाश ने भावहीन होकर कहा, आपका कार्ड फ्रीज करना मेरा बदला है। उस सारे पैसे का क्या जो आपने अतीत में मुझसे लिया, जिसे आपने मेरे भले के लिए सही ठहराया था? तुम तब बहुत छोटे थे, मुझे डर था कि तुम्हें फिजूल खर्ची की आदत लग जाएगी। मैं सचमुच तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। मेरा बड़ा भाई खुलकर पैसे क्यों खर्च कर सकता था? उसके कार्ड में हमेशा अथाह पैसा क्यों रहता था? तुमने उसके भले के लिए उसका पैसा क्यों नहीं छीना? तुम अपनी तुलना अपने बड़े भाई से कैसे कर सकते हो? वह बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रहा है, वह कभी फिजूल खर्ची नहीं करता। वह तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम शैतान हो, वह फरिश्ता है। आकाश ने अतीत में ऐसे बहुत से शब्द सुने थे, लेकिन आज उनकी माँ के शब्द उनके कानों को विशेष रूप से चुभ रहे थे, जिससे उन्हें बेहद असहज महसूस हो रहा था। इसलिए उन्होंने भी उन्हें असहज महसूस कराया। बेशक मैं अपने बड़े भाई शौर्य जैसा नहीं हूँ। अगर वह अभी भी जीवित होते तो वह आपका कार्ड फ्रीज नहीं करते, न ही आपकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते। वह आपके प्रति बहुत आज्ञाकारी होते। लेकिन दुर्भाग्य से जो जीवित है वह मैं हूँ, शैतान, इसलिए अब से आपके अच्छे दिन नहीं होंगे। ये कहने के बाद आकाश ने अपनी माँ के पीछे रोने की परवाह किए बिना अपने लोगों के साथ पीछे मुड़े बिना चला गया।
अस्पताल के बाहर की सड़कें खाली थीं। आसपास की अपार्टमेंट इमारतों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। रात के 1 बज चुके थे और ज्यादातर लोग सपनों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। आकाश कार में बैठा और अपने सहायक योगेश को आदेश दिया, संकल्प अस्पताल चलो। जी प्रेसिडेंट आकाश। कार स्टार्ट हुई, सहायक उसे संकल्प अस्पताल की ओर ले गया। जिस ड्राइवर ने प्रीति को टक्कर मारी थी उसे आकाश के अंगरक्षकों ने ले लिया था। 20 मिनट बाद आकाश संकल्प अस्पताल पहुंचा और प्रीति के वार्ड में प्रवेश किया। आरुष आज्ञाकारी थी, उसने उससे प्रीति की देखभाल करने के लिए कहा था और उसने वही किया। पूरी रात उसके साथ रही और रात के बीच में भी प्रीति को दवा लगाई। आकाश ने सोचा कि प्रीति सो रही होगी। वह चुपचाप उसके बिस्तर के पास गया तो पाया कि उसकी आंखें खुली थीं, सुंदर फिर भी आत्माविहीन। आकाश के दिल में दर्द का एक झोंका उठा। प्रीति देख नहीं सकती थी, उसे नहीं पता था कि आकाश आया है। लेकिन आरुष ने आकाश को देखकर चौंक गई। वह बोलने ही वाली थी कि आकाश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने उससे मरहम और रुई का फाहा लिया और प्रीति के घावों पर दवा लगाना शुरू कर दिया। प्रीति की अधिकांश चोटें शीशे के कटने से थीं। घाव गहरे नहीं थे लेकिन वे अनगिनत थे। खासकर उसके चेहरे पर वह अलग अलग आकार के कट से ढका हुआ था, जो काफी भयानक लग रहा था। हालांकि प्रीति अपना चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे कितनी बुरी तरह से चोट लगी है, क्योंकि उसने आरुष को दिन भर ड्राइवर को अनगिनत बार कोसते सुना था। लेकिन उसे अजीब लगा कि इस बार मरहम लगाते समय आरुष असामान्य रूप से शांत थी। आरुष, तुम ड्राइवर को क्यों नहीं कोस रही हो? आरुष ने आकाश की ओर देखा। उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसने आखिरकार कहा, मैं उसे कोसते कोसते थक गई हूँ, इससे कोई मदद नहीं मिलती। ये तुम्हारे चेहरे को पहले जैसा नहीं कर सकता। तुम पहले कितनी सुंदर थी, अब तुम निशानों से भरी हो। इसे देखकर ही मेरा दिल टूट जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने उस साइको ड्राइवर को पकड़ा है जिसने तुम्हें टक्कर मारी। उसने आखिरी वाक्य बोलते समय आकाश की ओर देखा। आकाश जानता था कि वह अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपराधी को जल्दी पकड़ने में मदद करने के लिए कह रही थी। वह चुप रहा। हिट एंड रन ड्राइवर की गिरफ्तारी की खबर कल सुर्खियों में होगी। लेकिन प्रीति ने आरुष को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, मेरी दादी डॉक्टर शकुंतला का मरहम बहुत असरदार है, शायद मेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, सुंदर होना या न होना अर्थहीन है। यह अर्थहीन कैसे हो सकता है? बेशक सुंदर होना हमेशा बेहतर होता है। तुम्हें भविष्य में एक बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा और पुरुष रूप रंग पर जाते हैं, वे सभी सुंदर लड़कियों को पसंद करते हैं। प्रीति ने धीरे से कहा, हर किसी के लिए सुंदरता की परिभाषा अलग होती है। शायद केवल तुम ही मुझे सुंदर मानती हो, दूसरों की नज़र में मैं अच्छी नहीं लग सकती हूँ। कुछ और निशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आरुष चकित रह गई। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें अच्छी नहीं मानता? असंभव। बेशक है। कौन? तुम्हारे दूसरे भाई। आरुष ने अचानक आकाश की ओर देखा, जो प्रीति को दवा लगा रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था, जैसे कह रही हो, दूसरे भाई, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें यह आकर्षक कैसे नहीं लगा? खुद को रोक न सका, आकाश ने धीमी आवाज में पलटवार किया, क्या तुम मेरी बदनामी करना बंद कर सकती हो? मैंने कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लगती? उसकी आवाज सुनकर प्रीति ध्यान देने योग्य रूप से अकड़ गई। कुछ देर बाद वह पूछने में कामयाब रही, आकाश, तुम यहाँ क्यों हो? जब तुम आए तो तुमने कोई आवाज क्यों नहीं की? आकाश ने दवा लगाना जारी रखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। अगर मैं आवाज करता तो क्या मैं तुम्हें मेरी बुराई करते हुए सुन पाता? मैं सिर्फ तथ्य बता रही थी। तो मुझे बताओ, मैंने कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लगती? तुमने कभी जुबान से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे कार्यों ने इसे साबित कर दिया है। आरुष ने भी प्रतिक्रिया दी और बीच में बोल पड़ी, बिल्कुल सही, दूसरे भाई, तुम आस्था की शैली पर मोहित लगते हो। नहीं तो तुम प्रीति को तलाक क्यों देते? मुझे यह मत बताना कि तुम सच में सोचते हो कि आस्था जैसी कोई आकर्षक है, जबकि प्रीति नहीं है। आकाश ने उसकी ओर ठंडी नजर डाली। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या कहना है तो कम बात करो। आरुष ने तेजी से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन प्रीति बोली, आकाश, चले जाओ और वापस मत आना। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम अभी मुझे देख नहीं सकती। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। हाँ, तो मैं बात नहीं करूंगा। तुम्हारी मौजूदगी भी अस्वीकार्य है। हमारा तलाक हो चुका है और तुमने आस्था से शादी कर ली है। कृपया उसके पास जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने कानूनी तौर पर शादी नहीं की, हमने केवल एक शादी समारोह आयोजित किया, वह मेरे बड़े भाई शौर्य के लिए था। ये किसके लिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भविष्य में तुमसे कोई लेना देना नहीं चाहती। दूर रहो, नहीं तो मैं अपनी जान गंवा सकती हूँ। हालांकि तुम शायद मेरी बात पर विश्वास न करो, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कार दुर्घटना का तुम्हारे किसी आदमी से कोई लेना देना है। तुम मेरे दुर्भाग्य की वजह हो। आकाश स्तब्ध रह गया। पता चला कि उसने पहले ही दुर्घटना का कारण और यहां तक कि उकसाने वाले का भी पता लगा लिया था। वह इतनी तेज थी कि यह चौंकाने वाला था। आकाश को अंदर ही अंदर अपनी मां के कार्यों पर गुस्सा आया। वह हताशा में गला रुंध गया। मुझे माफ करना, ये वाकई मेरी गलती है। तुम्हारी जो भी मांगे हैं मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा चले जाना चाहिए और मेरे जीवन में फिर कभी दिखाई नहीं देना। मैं उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता, कुछ और चुनो। यही मेरी एकमात्र मांग है। आकाश चुप हो गया क्योंकि उसके सीने में दर्द फिर से फैल गया।
उनके बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही थी क्योंकि उसका पीछे हटना उसके पास आने की कोशिशों से ज्यादा तेज था। एक तरफ आरुष उसे अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। उसने दूसरे भाई को जन्म से जाना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे किसी से माफी मांगते सुना था। हमेशा गर्वित और अलग रहने वाला दूसरा भाई प्रीति के सामने विनम्रता दिखा रहा था। यह अजीब था, लेकिन उसे यह एहसास क्यों हो रहा था कि दूसरा भाई प्रीति के गहरे प्यार में था। लेकिन क्या दूसरा भाई आस्था से प्यार नहीं करता था? नहीं तो वह प्रीति को तलाक क्यों देता? लेकिन अगर दूसरा भाई आस्था से प्यार करता था तो वह आधी रात को प्रीति से मिलने क्यों आता? क्या आस्था ने उसके लिए 7 पाउंड के एक बेटे को जन्म नहीं दिया था? उनकी सबसे बड़ी चाची ने पहले ही खुशी खुशी अपने सोशल मीडिया पर बच्चे के जन्म और नाम की घोषणा कर दी थी। लेकिन दूसरा भाई बिल्कुल खुश क्यों नहीं लग रहा था? ओह हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे भाई को पहले से ही पता है कि बच्चा उसका नहीं है, इसलिए वह अब आस्था को पसंद नहीं करता और प्रीति को वापस जीतना चाहता है। वह अब महसूस करता है कि आस्था उसके लिए अच्छी नहीं है और प्रीति के मूल्य को सराहता है। आरुष ने अपनी आंखें घुमाई। दूसरा भाई वाकई एक बेकार इंसान था। अंत में प्रीति के अनुरोध पर आकाश चला गया। आरुष ने राहत की सांस ली। उसकी उपस्थिति दमनकारी थी, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह गया, उसने काफी हल्का महसूस किया। वह प्रीति के बगल के बिस्तर पर लेट गई और जल्दी से सो गई। लेकिन प्रीति बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसकी आंतरिक शांति उसके बाहरी प्रदर्शन से मेल नहीं खाती थी। उसका दर्द और पीड़ा दूसरों के लिए अदृश्य थी। कार दुर्घटना से अंधापन और फ्रैक्चर, साथ ही उसके सिर में गंभीर दर्द, ये सब उसे पीड़ा दे रहे थे। लेकिन शारीरिक दर्द उसकी भावनात्मक पीड़ा को कम नहीं कर सका। आकाश की बातों से आज रात उसे लगा कि उसे शायद पहले से ही पता चल गया है कि उसकी दुर्घटना का कारण उसकी मां श्रीमती वर्मा थी। इसलिए उसने माफी मांगी थी। यह उसकी अपनी मां थी, इसलिए श्रीमती वर्मा ने जो कुछ भी किया था वह उसका साथ देगा। बदला एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। इसलिए आज वह उसके साथ सीमाएं निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से दृढ़ थी। वह सचमुच उसे फिर कभी देखना नहीं चाहती थी। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वे दुश्मन होंगे। प्रीति को एक ही समय में रोने और हंसने का मन हुआ। किस्मत उसके साथ खेल खेल रही थी। वह आकाश से शादी करने के लिए तरसती थी, उसके करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हमेशा उसके प्रति ठंडा रहता था। अब वह उससे दूर जाने की कड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बदल गया था। वह विनम्र हो गया, उसके सामने सिर झुका रहा था, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं विचारों के साथ प्रीति को आखिरकार सोने में काफी देर लगी। अब चूंकि वह देख नहीं सकती थी, इसलिए उसे समय का पता नहीं चला। वह थोड़ी देर ही सोई थी कि उसने अपने वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसकी दादी और परदादी उसे देखने आई थीं और फिर चली गईं, शायद उसे और आरुष की नींद में खलल डालने से बचने के लिए। उसे अपनी दादी के प्रति बहुत ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। उम्रदराज महिला को उसके डर और चिंता में हिस्सेदार होना पड़ा और उसकी आंखों के इलाज की जोरदार प्रक्रिया को भी सहना पड़ा। सुबह के 9 बजे जैसे ही आकाश शक्ति कॉप पहुंचा, उसके सहायक योगेश ने बताया, प्रेसिडेंट आकाश, डॉक्टर रुईकांग यहाँ हैं। आकाश ने सिर हिलाया, वह कहाँ हैं? रिसेप्शन रूम में। चलो। सहायक तुरंत उसके पीछे रिसेप्शन रूम में गया। जैसे ही वे अंदर चले, डॉक्टर रुईकांग जल्दी से खड़े हो गए। प्रेसिडेंट आकाश, उस फरार ड्राइवर के बारे में कोई खबर? उसकी हालत देखकर आकाश कुछ हैरान हुआ। डॉक्टर रुईकांग आस्था अस्पताल के निदेशक के रूप में हमेशा खुद को एक परिष्कृत और स्वस्थ सज्जन के रूप में पेश करते थे। वह हमेशा करीने से तैयार रहते थे और उनकी भावनाएं आमतौर पर उत्साहित रहती थीं। लेकिन अब उन्होंने शेव भी नहीं किया था और न ही कपड़े बदले थे। उनकी आंखें लाल थीं और वह पूरी तरह से थके हुए लग रहे थे। उनके बिखरे हुए बालों का तो जिक्र ही क्या, लेकिन वे तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से सफेद हो गए थे। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे उनके द्वारा बताए गए रहस्य का वाकई मूल्य था। डॉक्टर रुईकांग, मैंने उस ड्राइवर को ढूंढ लिया है जिसे आप खोज रहे थे, आकाश ने खुलासा किया। डॉक्टर रुईकांग उत्साहित हो गए, सच में? सच में? ड्राइवर कहाँ है? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर रुईकांग, लगता है आप हमारी डील भूल गए हैं। प्रेसिडेंट आकाश, मुझे पहले उस आदमी को देखना चाहिए, है ना? इसके अलावा हमारी डील में 2 हिस्से हैं। आपको ड्राइवर के पीछे के उकसाने वाले को ढूंढने में भी मेरी मदद करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी छात्रा को किसने मारा। डॉक्टर रुईकांग, मैंने हमारी डील की शर्तों के आधार पर आपका आधा अनुरोध पूरा कर दिया है। जहां तक दूसरे आधे हिस्से की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो रहस्य है वह मेरे प्रयासों के लायक है या नहीं। अगर आप साफ साफ नहीं बताते हैं तो हमारी डील खत्म। मैं नुकसान का सौदा नहीं करता। यह। डॉक्टर रुईकांग हिचकिचाए। उन्हें डर था कि एक बार जब वह रहस्य बता देंगे तो आकाश उनकी मदद नहीं करेगा। हालांकि वह ये भी जानते थे कि अगर वह कुछ नहीं कहते हैं तो आकाश उनकी मदद के लिए उंगली भी नहीं उठाएगा। कुछ देर सोचने के बाद अपनी प्रेमिका के लिए बदला लेने की उनकी जबरदस्त इच्छा प्रबल हुई। ठीक है प्रेसिडेंट आकाश, मैं आपको पहले रहस्य बताऊंगा, लेकिन आप पीछे नहीं हट सकते। आपको मेरा दूसरा अनुरोध भी पूरा करने में मेरी मदद करनी होगी। निश्चिंत रहें डॉक्टर रुईकांग, जब तक आपके रहस्य में दम है मैं आपकी मदद करूंगा। अपने दांत भींचते हुए डॉक्टर
रुहिकांत ने धीमी आवाज में कहा, प्रेसिडेंट आकाश, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी बेटी आस्था के साथ क्या गलत है? आकाश चौंक गया। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है, प्रेसिडेंट आकाश, आप मेरी बेटी के साथ सिर्फ एक बार सोए थे, है ना? और आपको उस एक बार की भी कोई याद नहीं थी, क्या मैं सही हूं? आकाश की आंखें बर्फ की तरह सख्त हो गईं। आपको कैसे पता? योगेश भी डॉक्टर रुहिकांत को घूर रहा था। यह मामला उसके और आकाश के अलावा किसी और को नहीं पता होना चाहिए। डॉक्टर रुहिकांत उनकी संयुक्त नजर में डगमगाए नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, जिसने आपको ड्रग्स दी, आपको बेहोश किया, वह आस्था थी। एक सिहरन आकाश के शरीर में फैल गई। उसे कई लोगों पर शक था। उसने ये भी सोचा कि यह उसका सहायक योगेश हो सकता है, जो हमेशा उसके साथ रहता था। उसने अपनी मां पर भी शक किया था। फिर भी उसने आस्था पर एक बार भी शक नहीं किया, क्योंकि वह महिला थी जिससे उसके बड़े भाई शौर्य को गहरा प्यार था। जब उसका भाई जीवित था, आस्था हमेशा सौम्य और संयमित रहती थी। वह मुश्किल से अपनी आवाज उठाती थी। उसके भाई ने अनगिनत बार कहा था कि वह कितनी दयालु और मासूम है। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके भाई शौर्य की मौत के ठीक 1 महीने बाद आस्था ने उसे ड्रग्स दी, जिसके कारण वे एक साथ सोए। इस वजह से वह इतने समय तक अपने भाई के प्रति दोषी महसूस करता रहा। उसके भीतर गुस्सा भड़क उठा। मारने की इच्छा मुश्किल से नियंत्रित हुई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, और क्या? वह किसका बच्चा लिए हुए है? डॉक्टर रुहिकांत कुछ हैरान थे। आपको कुछ समय से शक था कि यह आपका बच्चा नहीं है ना? आकाश एक ठंडी हंसी में टूट गया, अपने दांत दिखाते हुए। तो ये सच में मेरा नहीं है। वास्तव में ये तुम्हारा नहीं है। बच्चा तुम्हारे बड़े भाई शौर्य का है। आकाश की ठंडी हंसी उसके चेहरे पर जम गई। बच्चा उसके भाई शौर्य का था। बिजली की गति से अतीत के परिदृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। अचानक सभी अनुचित घटनाएं उचित लगने लगीं। आस्था अचानक से दयालुता दिखाने लगी और उसके करीब आने लगी। श्रीमती वर्मा आस्था को अपनी बेटी मानने लगी। उन्होंने प्रीति को तलाक देने पर जोर दिया, उसे आस्था से शादी करने के लिए मजबूर किया। वह यहाँ तक कि अथक रूप से आस्था की देखभाल करने के लिए अस्पताल में रही। उसका महत्व जाहिर तौर पर उसकी जैविक मां विमला के महत्व से ज्यादा था। जब उसका भाई शौर्य अपनी मृत्युशैया पर था, तो उसने उसे यह नहीं बताया कि उसका हत्यारा कौन था। नहीं, उसने उसे उनके माता पिता की देखभाल करने के लिए कहा। लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे आस्था की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। क्या वह पहले से ही जानता था कि आस्था गर्भवती थी? उसके पिता श्री वर्ण ने उससे अपने भाई की जगह लेने के लिए आस्था के साथ एक भव्य शादी आयोजित करने का अनुरोध किया, न केवल अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आस्था के पेट में पल रहे बच्चे के लिए वर्मा परिवार में पैदा होना वैध हो जाए। चूंकि वे हमेशा उसके भाई शौर्य का पक्ष लेते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भाई के बच्चे का भी पक्ष लेंगे। एक बार नैना ने अनजाने में आस्था की गर्भावस्था की अवधि का उल्लेख किया। आस्था के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तो बच्चे की अवधि सच में समस्याग्रस्त थी। मजेदार बात यह थी कि सभी अनियमितताओं के बावजूद उसने आस्था पर एक बार भी शक नहीं किया। उसने तो ये भी सोचा कि उसने सच में आस्था को चोट पहुंचाई है। मान लिया कि उसने अपने भाई की महिला के साथ जबरदस्ती सोया है। उसने तो आधी रात को अपने भाई की कब्र पर जाकर भी अपने कार्यों के लिए पश्चाताप किया था। आस्था को पहुंचाए गए नुकसान का प्रायश्चित करने के लिए उसने प्रीति को तलाक का प्रस्ताव दिया। नतीजतन उसे और प्रीति दोनों को एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। उसका अपना बच्चा चला गया। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती वर्मा ने प्रमोद के साथ साठगांठ की, प्रीति को बच्चे को गिराने के लिए मजबूर किया। उन्हें जरूर डर रहा होगा कि एक बार जब उसका अपना बच्चा हो जाएगा, तो वह अपने भाई के बच्चे से प्यार नहीं करेगा। क्या वह डर रही थी कि उसका बच्चा वर्मा परिवार की संपत्ति के लिए उसके भाई के बच्चे से प्रतिस्पर्धा करेगा? आकाश हंसना चाहता था, लेकिन वह हंस नहीं सका। उसकी दादी डॉक्टर शकुंतला ने एक बार उसे चेतावनी दी थी कि उसके भाई शौर्य की मौत के कुछ ही समय बाद आस्था उसके बिस्तर पर चढ़ गई। उन्होंने सवाल किया था कि आस्था कैसे एक अच्छी इंसान हो सकती है और उसे सावधान रहने की सलाह दी थी कि कहीं वह धोखा ना खा जाए। उसने उस समय क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि जो उसे बेच सकता था वह अभी पैदा नहीं हुआ था। कितना हास्यास्पद! वह सच में अभिमानी और विचारहीन था। उसे एक कठपुतली की तरह नचाया गया और अंत में वह अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से मानता रहा कि वह सबसे चतुर था। अपनी दादी की चेतावनी को महत्वहीन मानकर खारिज कर दिया। आकाश का चेहरा सख्त देखकर रुद्र, आस्था के पिता, समझ गए कि उन्होंने अभी जो खुलासा किया है, आकाश को उसकी भनक तक नहीं थी। शायद आकाश को बच्चे के बारे में कुछ संदेह हुआ होगा, लेकिन शायद उसने फिर भी आस्था पर भरोसा किया होगा कि वह इतने बड़े मामले में उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए उसने अंततः उस पर विश्वास करना चुना। इसका मतलब था कि आज किए गए खुलासे आकाश के लिए बहुत मूल्यवान थे। रुद्र ने आगे कहा, ये बात कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे माता पिता को भी पता है। लेकिन लगता है कि उनका तुम्हें बताने का कोई इरादा नहीं था, शायद इस डर से कि अगर तुम्हें पता चला कि बच्चा तुम्हारे बड़े भाई का है, तो तुम आस्था से शादी नहीं करोगे। आस्था की तुम्हारे बड़े भाई के बच्चे को जन्म देने की मुख्य शर्त यही थी कि वह वर्मा परिवार में शादी करके वर्मा परिवार की छोटी बहू बनना चाहती थी। अगर तुम्हारे माता पिता सहमत नहीं होते, तो उसने बच्चे को गिराने की योजना बना ली थी।
तुम्हारी माँ, जो इस बच्चे को बहुत चाहती हैं, उन्होंने आस्था की इच्छा पूरी की और उसे कोठियां और गाड़ियां उपहार में दी, ये वादा करते हुए कि वह वास्तव में वर्मा परिवार में शादी करेगी और उसके बच्चे को वर्मा परिवार की संपत्ति विरासत में मिलेगी। तो बात ये थी। आकाश को आखिरकार समझ में आया कि उनकी आमतौर पर मितव्ययी माँ ने आस्था को 200 करोड़ की कोठी क्यों दी थी और वह क्यों लगातार जोर दे रही थी कि वह तलाक देकर आस्था से शादी करे। पता चला कि आस्था बच्चे को सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। कैसी चालाक और निर्दयी औरत है। अध्यक्ष वर्मा, मैंने आपको सब बता दिया है। आपको पता होना चाहिए कि इस राज को खोलने के लिए मुझे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कृपया मुझे उस ड्राइवर से मिलने दें। मैं कार दुर्घटना की सच्चाई जानना चाहता हूं, रुद्र ने अनुरोध किया। अपने बढ़े हुए गुस्से को अस्थायी रूप से दबाते हुए आकाश ने ठंडे स्वर में कहा, योगेश, यूफी को उस आदमी को यहां लाने के लिए कहो और रुद्र को ड्राइवर की प्रामाणिकता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने दो। जी, अध्यक्ष वर्मा। सहायक ने सहमति दी और फोन करने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में यूफी एक आदमी को अंदर ले आया। झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद आदमी पूरी तरह से भेस में था। उसने लंबी आस्तीन और पैंट, एक टोपी और एक फेस मास्क पहना हुआ था, जिससे वह काफी संदिग्ध लग रहा था। हालांकि मीटिंग रूम में प्रवेश करते ही यूफी ने उससे टोपी और मास्क हटाने को कहा, जिससे उसका एक एकदम साधारण चेहरा सामने आया। रुद्र ने उस पर एक नजर डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उसे नहीं पहचानता। फिर पूछा, तो तुम ही थे जिसने ताऊ को टक्कर मारी और मार डाला? तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस द्वारा प्रदान किए गए निगरानी फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं आया था क्योंकि उसने एक टोपी और मास्क पहना हुआ था, हालांकि वह अब वाले से अलग था। उसे यकीन नहीं था कि आकाश ने उसके चेहरे की साफ छवि के बिना उसे कैसे ढूंढ निकाला। उसे डर था कि आकाश सिर्फ उसे शांत करने के लिए एक बलि का बकरा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वह वास्तव में पहले सत्यापित करना चाहता था। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय आदमी आकाश की ओर मुड़ा और कर्कश आवाज में पूछा, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, क्या आप ही वह प्रसिद्ध अध्यक्ष वर्मा हैं? आपने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे यकीन है कि मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा। मैं बहुत अच्छे से छिपा था, तो मैं कैसे पकड़ा गया? यूफी ने तुरंत उसे एक लात मारकर डांटा, बकवास बंद करो। जब सवाल पूछा जाए तो जवाब दो। ये जगह तुम्हारे सवाल पूछने के लिए नहीं है। आदमी पहले भी यूफी की ताकत का अनुभव कर चुका था और अब पलटवार करने से डर रहा था। एक और सजा के डर से उसने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम बाबू है। हाँ, मैंने ताऊ नाम की एक लड़की को टक्कर मारी और मार डाला। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक किराए का गुंडा था, उसे मारना मैं नहीं चाहता था। ये सुनकर रुद्र की आंखें लाल हो गईं। तो ये कार दुर्घटना, ये दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह सोची समझी हत्या थी। बेशक, ये सोची समझी हत्या थी। मैं 5 दिनों से उस जगह की टोह ले रहा था। आखिरकार उस औरत के घर से निकलने का इंतजार करना आसान नहीं था। उसका अनुमान लगाना सच में मुश्किल था। वह हमेशा अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रहती थी, कभी बाहर नहीं जाती थी। किराने के सामान के लिए भी वह सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, वह पड़ोसियों के साथ भी नहीं मिलती थी। मालिक ने मुझे कई बार उकसाया और दिन रात के इंतजार के बाद आखिरकार मुझे एक मौका मिला जब वह घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि वह गाड़ी चलाने में बहुत कुशल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह सड़कों को साफ पहचानती नहीं थी। वह एक चौराहे से 2 बार गुजरी और तीसरी बार भी जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना धैर्य खो दिया और चौराहे से ठीक पहले उसे टक्कर मार दी। रुद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस व्यक्ति की बातों से ही वह पहले ही निश्चित हो सकते थे कि आकाश ने उनसे झूठ नहीं कहा। यह बाबू नाम का व्यक्ति, निस्संदेह वह ड्राइवर था जिसने ताऊ को टक्कर मारी। केवल उसकी टोह लेने वाला ही ताऊ की हाल की जीवन शैली के बारे में जान सकता था। वह पहले ऐसी नहीं थी, वह साइबर बुली होने के बाद ही घर में रहने लगी थी। बाबू में कोई सहानुभूति नहीं दिख रही थी। रुद्र को रोते हुए देखकर उसने लापरवाही से कहा, क्या ताऊ आपकी बेटी है? मैं आपको बता दूं, आप उसकी मौत के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक मोहरा हूं। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे मालिक के पीछे जाओ। रुद्र की आवाज असहनीय रूप से कर्कश हो गई थी। तुम्हारा मालिक कौन है? मुझे नहीं पता। यूफी ने उसे फिर से लात मारी। अभी तुम मालिक का जिक्र करते रहे और अब कहते हो कि तुम्हें नहीं पता। बाबू, दर्द से कराहते हुए, दया करो। मुझे सच में नहीं पता कि मालिक कौन है। मैं एक एजेंसी के माध्यम से आदेश लेता हूँ। मालिक की पहचान केवल एजेंसी के लोगों को पता है। कौन सी एजेंसी? धूल रहित घरेलू प्रशासन। घरेलू प्रशासन। सतह पर यह एक हाउसकीपिंग एजेंसी है, लेकिन वास्तव में ये किराए के हथियारों का एक संगठन है। वे पेशेवर हथियारों को प्रशिक्षित भी करते हैं और कुछ आसान काम पूरे करने के लिए स्वतंत्र शौकिया हथियारों को किराए पर लेने के लिए ठेके भी देते हैं। उन्हें यह डर था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबू ने जल्दी से कहा, आपने इस तथाकथित एजेंसी के प्रमुख का नाम जरूर सुना होगा। उसका उपनाम यमराज है। रुद्र ने उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन वह आकाश के चेहरे के भाव से बता सकता था कि आकाश वास्तव में इस व्यक्ति को जानता था। अब अपनी बड़ी उम्र में आंसुओं से सना हुआ चेहरा, उसने विनती के लहजे में आकाश से आग्रह किया, अध्यक्ष वर्मा, कृपया मेरी मदद करें, यमराज को ढूंढने में मेरी मदद करें और उससे पूछें कि इस आदमी का मालिक कौन है। इससे पहले कि आकाश कुछ बोल पाते, बाबू ने अपना मूल्य दिखाने की जल्दबाजी की। असल में मुझे लगता है कि आपको मालिक यमराज से पूछने की जरूरत नहीं है।
आदेश लेने के मेरे अनुभव के आधार पर यह या तो बदला होता है या जुनूनी हत्या, कोई अपवाद नहीं। ध्यान से सोचिए, क्या आपकी बेटी ने हाल ही में किसी को नाराज किया था या वह किसी आदमी से उलझी थी? मुझे उसे मारने के लिए किराए पर लेने वाला व्यक्ति वह आदमी हो सकता है। रुद्र की आवाज अचानक ऊंची हो गई। वह उसका आदमी नहीं हो सकता। बाबू को समझ नहीं आया कि वह अचानक गुस्से में क्यों आ गए, लेकिन वह अपनी बेटी को खोने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति के क्रोध को समझ सकता था। उसने लापरवाही से कहा, ओह, उसका आदमी नहीं तो शायद उसके आदमी की औरत होगी। उसकी सरल जिंदगी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसने मुसीबत को न्योता देने वाला कुछ किया था। जुनूनी हत्या की संभावना सबसे अधिक है। मेरा मतलब है, मैंने उसे 5 दिनों तक देखा और मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। वह काम पर नहीं जाती थी, फिर भी वह समृद्ध लगती थी। वह सभी ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करती थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी की गुप्त प्रेमिका थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह हमेशा अपने बच्चे को छिपाना पसंद करती थी, बच्चे को बाहर ले जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसका बच्चा कुछ ऐसा था जिसे वह छिपाना चाहती थी। क्या उसका बच्चा नाजायज हो सकता है? आह, अगर यह नाजायज बच्चा है तो यह निश्चित रूप से एक जुनूनी हत्या है। समझ गया, मामला बंद। ये निश्चित रूप से उसके आदमी की औरत होगी जिसने मुझे उसे मारने के लिए किराए पर लिया। रुद्र का चेहरा धीरे धीरे और पीला पड़ता गया। ये हत्यारा वास्तव में अनुभवी, तुरंत सच्चाई का अनुमान लगा लिया। तो जिस व्यक्ति ने उसे किराए पर लिया उसके बारे में उसका अनुमान भी सही होना चाहिए। विमला, ये वही है, ये वही होनी चाहिए। उन्हें उस पर संदेह था। ताओ के अपनी आखिरी सांस लेने के ठीक बाद उसने अधीरता से अपने बेटे को पालने का प्रस्ताव रखा। उस समय उन्हें यह अत्यधिक संदिग्ध और असामान्य लगा था। दशकों के विवाह के बाद वह विमला के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह इतनी दयालु कैसे हो सकती है कि स्वेच्छा से अपनी मालकिन के बेटे को पालने में मदद करे? तो उसने अच्छा इंसान होने का नाटक किया, उसके लिए श्रीमती वर्मा से विनती की और ताओ और उसके बच्चे को देवपुर में रहने दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य ताओ को मारना था। कैसी खतरनाक और दुर्भावनापूर्ण औरत है। और बच्चे का क्या बच्चे को भी खतरा हो सकता है? रुद्र के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। वह कृतज्ञ थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने बेटे को पालने की अनुमति नहीं दी। अन्यथा कौन जानता है कि इसके क्या अपूरणीय परिणाम होते। उसका पीला चेहरा देखकर बाबू को पता चला कि शायद उसे जवाब मिल गया है। वह थोड़ा शांत हुआ और बोला, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो मुझे पता है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? उसे टक्कर मारने से मैं बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर तुम्हारे लोगों ने मुझे पीटा। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। इलाज के बिना मैं मर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? आकाश ने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि शांति से रुद्र से पूछा, रुद्र, आप इस आदमी के साथ क्या करना चाहते हैं? रुद्र, बाबू अचानक हैरान दिखा, आपका उपनाम रुद्र है। उस महिला का उपनाम ताओ है, क्या वह आपकी बेटी नहीं है? ओह, कहीं आप उसके प्रेमी तो नहीं थे? तुम बहुत ज्यादा जानते हो। रुद्र, पीला चेहरा और कर्कश आवाज, उसकी आंखों में नफरत भरी थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अध्यक्ष वर्मा। मैं इस आदमी को संभाल लूंगा। और क्या आप अपने आदमियों से इसके हाथ बांधकर मेरी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए कह सकते हैं? बाबू अचानक चिंतित हो गया, यह क्या हो रहा है? क्या तुम लोगों में कोई शिष्टता या सम्मान नहीं है? मैंने तुम्हें बताया, मैं सिर्फ एक किराए का गुंडा हूं, मैंने तुम्हारी मालकिन को नहीं मारा। यहाँ एक स्पष्ट अपराधी है, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने मुझे किराए पर लिया। सबसे बुरी स्थिति में मैं इस काम से कमाए गए पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है? फिर भी आकाश ने यूफी को आदेश दिया, इसे बांधो और रुद्र की गाड़ी तक ले जाओ। यूफी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, तैयार रस्सी का उपयोग करके बाबू को कसकर बांध दिया। इस दौरान बाबू संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे जाने दो। क्या अब कानून और व्यवस्था के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुम ऐसे ही लोगों को कैसे बांध सकते हो? रुद्र की आवाज ठंडी थी, तुम कानून की बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने एक जान ली है। नहीं, तुमने अनगिनत जाने ली हैं। तुम मौत से भी ज्यादा के हकदार हो। बाबू को आखिरकार डर की लहर महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, ये रुद्र, आपको मुझसे तर्क करना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया होता तो कोई और हत्यारा कर देता। क्या आप जानते हैं कि मालिक ने कितना पैसा दिया? 2 करोड़ की एक बड़ी रकम। मध्यस्थता शुल्क के बाद भी हत्यारा अभी भी 1 करोड़ से अधिक जेब में डाल सकता था। बहुत से लोग इस काम को लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। मैंने बस तेजी से हाथ चलाया और अवसर को हथिया लिया। उसे वैसे भी मरना ही था, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। इसके अलावा वह सिर्फ एक मालकिन है। अगर वह चली गई तो आप एक नई ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। आप एक औरत के बारे में इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हैं? मैंने तो आपकी बड़ी मदद की है, यहाँ तक कि मुझे किराए पर लेने वाले व्यक्ति की पहचान करने में भी आपकी मदद की। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए, आपको मुझे आज़ाद कर देना चाहिए। अचानक रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। बाबू को उस बयान की ईमानदारी पर बहुत संदेह था। सच में? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझे मारने वाले हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ? आपका काम क्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आप मेरी चोटों का इलाज करने जा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें जल्दी मरने में मदद करने जा रहा हूँ। आस्था अस्पताल। आस्था पहले ही जाग चुकी थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी और चीरा बहुत दर्दनाक था। हालांकि
श्रीमती वर्मा, जो आमतौर पर लगातार उसके पास रहती थी, उसकी सेवा करती थी और उसकी देखभाल करती थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि जब उसने अपने बच्चे को देखने के लिए कहा और अपनी माँ से श्रीमती वर्मा के पास जाकर इस बारे में बात करने के लिए कहा, तो श्रीमती वर्मा ने सीधे मना कर दिया। अब केवल उसकी माँ ही उसके पास थी और उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह तो उसके जन्म देते समय भी नहीं आए, जैसे वह उसे पूरी तरह से भूल गए हों। उसका तथाकथित पति आकाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अकेलेपन और उदासी की एक मजबूत भावना से भरी हुई उसकी आवाज में नाराजगी का स्वर लेते हुए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे जन्म देने के बाद श्रीमती वर्मा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है? क्या उन्हें सिर्फ बच्चे की परवाह है? क्या उन्हें अब मेरी चिंता नहीं है? विमला ने उसे सांत्वना दी, कल्पनाएं मत करो, श्रीमती वर्मा तुम्हें कैसे छोड़ सकती हैं? तुम बच्चे की माँ हो, बच्चा तुम्हारा है, वह तुम्हारे साथ अभी भी अच्छा व्यवहार करेंगी। अच्छा व्यवहार करेंगी? वह अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं अपने बच्चे को भी देख नहीं सकती और उनका रवैये में अचानक बदलाव आया है। मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है? बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और फिलहाल इंक्यूबेटर में है, इसलिए श्रीमती वर्मा का बच्चे को बाहर न निकालना समझने लायक है। उसे डर था कि उसकी बेटी का श्रीमती वर्मा से झगड़ा हो सकता है। उसने सावधानी से कहा, उनका ध्यान अभी बच्चे पर है। अगर वह तुम्हारी उपेक्षा करती हैं तो ये सामान्य है, तुम्हें बहुत संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अन्यथा, अगर तुम उनके साथ अपना रिश्ता खराब करोगी, तो तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तुम्हें भविष्य में वर्मा परिवार में जगह बनानी है, तो मुझे लगता है कि आकाश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें श्रीमती वर्मा पर निर्भर रहना होगा। उसे भी साफ तौर पर महसूस हुआ था कि उसकी बेटी के बच्चे को जन्म देने के बाद श्रीमती वर्मा उसके साथ पहले जैसी अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बारे में क्या किया जा सकता था? रुद्र परिवार में वर्मा परिवार को चुनौती देने की स्थिति नहीं थी। रुद्र ने पहले ही एक घोटाला कर दिया था, श्रीमती वर्मा पहले ही संतुष्ट नहीं थी। वे अब उन्हें और असंतुष्ट नहीं कर सकते थे। उनकी बेटी अभी भी उपयोगी थी, श्रीमती वर्मा उसे संभवतः नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हारी वसूली तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आकाश जवान है, वह अपनी यौवन की चोटी पर है, उसे निश्चित रूप से एक महिला की जरूरत है और तुम उसे उस चुड़ैल प्रीति के पास दोबारा नहीं जाने दे सकती। अकेले उसे अन्य महिलाओं को ढूंढने की अनुमति देना, क्या तुम समझती हो? आस्था का मूड और भारी हो गया, मुझे पता है, लेकिन बस मुझे देखो, मेरी आकृति बर्बाद हो गई है और मेरे पेट पर सी सेक्शन का ये बड़ा निशान है। अगर आकाश मुझे छूना चाहेगा तो यह अजीब होगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा। तुम्हारी आकृति को आसानी से बहाल किया जा सकता है, निशानों से निपटा जा सकता है, इन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। आस्था ने आखिरकार अपनी नाराजगी को दबाया, फिर अपनी माँ की ओर मुड़ी। क्या मैंने तुमसे मेरे पिता के बेटे का संरक्षण अधिकार लेने के लिए नहीं कहा था? तुमने अभी तक बच्चे को क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझे नहीं दिया। इस मामले के बारे में सोचते हुए विमला गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाए। वह उस कमीने को लेकर इतने सुरक्षात्मक हैं, वह मुझे उसे देखने तक नहीं देते। मुझे अभी भी नहीं पता कि उन्होंने उसे कहाँ छिपाया है। यह नहीं चलेगा, तुम्हें बच्चे को लेना होगा, जबकि वह अभी छोटा है और संभालना आसान है। अगर हम उसके बड़ा होने और चीजों को समझना शुरू करने तक इंतजार करते हैं, तो ये हमारे लिए और कठिन होगा। मुझे पता है, तुम्हें मेरे पिता से बात करने के लिए एक रास्ता सोचने में मेरी मदद करनी होगी ताकि वह मुझे बच्चे को पालने के लिए सहमत हों। जैसे ही आस्था कुछ बोलने वाली थी, उसके अस्पताल के कमरे का दरवाजा अचानक खुला और अंदर आने वाला व्यक्ति उसके पिता रुद्र थे। आस्था ने शिकायत भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। पिताजी, क्या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि अब आपका एक बेटा है? आप तो मेरे जन्म देते समय भी मेरे साथ नहीं थे। रुद्र ने बस संक्षेप में उस पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसकी निगाह विमला पर टिक गई। वह उसे गहनता से घूर रहा था, उसकी निगाह लगभग स्पष्ट महसूस हो रही थी। विमला उसकी घूरने से चौंक गई। रुद्र, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? विमला, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तलाक? इसके अलावा किसी भी संपत्ति को पाने का सपना मत देखना। कुछ भी लिए बिना चली जाओ और हमेशा के लिए मेरी नजरों से गायब हो जाओ। आस्था खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और आप माँ से तलाक ले रहे हैं। क्या आप सच में मेरी परवाह नहीं करते? अगर आप तलाक लेते हैं, तो वर्मा परिवार में मेरी स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। रुद्र उसकी ओर मुड़ा। तुमने वर्मा परिवार को एक पोता दिया है और तुमने पहले ही आकाश से शादी कर ली है। श्रीमती वर्मा तुम्हें वास्तव में पसंद करती हैं। भविष्य में तुम्हारे लिए ये कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, ये बहुत कठोर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी माँ और मैं, हम एक और मिनट के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अचानक विमला फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र, तुम दिलहीन आदमी हो, तुम क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? तुमने अपनी छात्र के साथ धोखा किया और नाजायज बच्चा भी पैदा किया। तुम्हारे घोटाले के कारण हमारी बेटी और मैंने इज्जत खो दी है। हमारे अस्पताल ने भी तुम्हारे कारण अपने सभी मरीज खो दिए हैं। मैंने अपना अभिमान निगल लिया और इस शादी को बनाए रखा। मैंने तुम्हारे लिए विनती भी की, श्रीमती वर्मा से तुम्हारी मालकिन और नाजायज बच्चे को देवपुर में रहने देने के लिए कहा। अब तुम तो तलाक का मुद्दा उठाने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? इससे भी बढ़कर, तुम सारी संपत्ति जब्त करके मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। क्या तुम हमारी सारी पारिवारिक संपत्ति अपने नाजायज बच्चे को छोड़ना चाहते हो? तुमने अपनी बेटी के बारे में कभी सोचा भी नहीं।
तुम्हें ये करने का क्या अधिकार है? मैं तलाक से मना करती हूँ। रुद्र की आंखें लाल हो गईं, उसकी निगाह खतरनाक थी, इस तथ्य के आधार पर कि मैं आस्था अस्पताल का निदेशक हूँ और इस तथ्य के आधार पर कि मैंने इन सभी वर्षों में तुम्हें खाने पीने में सब कुछ प्रदान किया है। संपत्ति, मैंने ये सब कमाया है, बेशक ये सब मेरा है। तुम तो बस लोगों को नुकसान पहुंचाना जानती हो, हर तरह के हथकंडे, तुम रुद्र परिवार से एक पैसा लेने के योग्य नहीं हो। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। विमला ने एक अत्यधिक पीड़ित दिखते हुए रोया, मैंने किन लोगों को नुकसान पहुंचाया है? मैंने किन हथकंडों का इस्तेमाल किया है? क्या तुम्हें सबसे अच्छे से नहीं पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की दयालु इंसान हूँ? जब तुमने मुझसे शादी की थी तो तुमने कहा था कि मैं दुनिया की सबसे दयालु और शुद्ध महिला हूँ, अब सब कुछ कैसे बदल गया है? मुझे तब तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया था। तुम नाटक करने में बहुत अच्छी हो, तुम बिल्कुल भी दयालु नहीं हो। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे पूछती हो कि तुमने किसे नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? क्या तुम्हें अपनी बेटी के सामने अपना क्रूर और निर्दयी असली स्वभाव प्रकट करने की जरूरत है? विमला, मैं तुम्हारे लिए इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें शर्म नहीं है तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। विमला का दिल धड़का और उसकी रोने की अभिव्यक्ति जम गई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम साफ साफ कहो, मैं कैसे दुष्ट हूँ? तुमने छोटी ताऊ को मार डाला। रुद्र लगभग पागलपन में दहाड़ा, तुम ही हो जिसने किसी को किराए पर लेकर मेरी छोटी ताऊ को कुचलवा दिया। विमला को नहीं पता था कि उसने उस सस्ती महिला की मौत उसके द्वारा रची गई थी। ये कैसे पता चला, लेकिन उसने अधिकता से इनकार कर दिया। मैंने नहीं किया। रुद्र, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी मालकिन की खातिर अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? रुद्र बस उसके कारण पागल हो गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अमानवीय कहने की? क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड से नहीं डरना चाहिए? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हैं, मुझे ईश्वरीय दंड का सामना कैसे करना पड़ सकता है? तुम हो जिसने अफेयर किया, हमारे परिवार और मुझे धोखा दिया। तुम ईश्वरीय दंड के ज्यादा हकदार हो। तुम मूर्ख, दुष्ट औरत। तुम मुझे बीमार करती हो। तुम अभी भी यहाँ अच्छी और मासूम होने का नाटक कर रही हो। थू। रुद्र ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सहयोगी को खरीद कर हत्या कर सकती हो और दोष से पूरी तरह से मुक्त हो सकती हो? कि तुम आसमान को धोखा दे सकती हो और किसी का ध्यान नहीं जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, छोटी ताऊ को टक्कर मारने वाला ड्राइवर पहले से ही मेरे कब्जे में है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये तुम थी। तुमने छोटी ताऊ को मरवाने के लिए 2 करोड़ खर्च किए। विमला का दिल तुरंत बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? एजेंसी ने स्पष्ट कहा था कि उनके हत्यारे बहुत पेशेवर हैं और कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। और अगर गलती से कोई हत्यारा पकड़ा भी गया तो वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्हें किसने किराए पर लिया था। एजेंसी कभी भी अपने ग्राहक की जानकारी उजागर नहीं करती, वरना उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और उन्हें फिर कभी कोई काम नहीं मिलेगा। उसने घबराहट को जबरदस्ती दबाया और आत्मधार्मिक लहजे में चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी एजेंसी? कौन सी हत्या? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी रखेल को टक्कर लगी और वह मर गई, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें ड्राइवर से पूछताछ करनी चाहिए। इससे भी बढ़कर, क्या पुलिस पहले ही यह नहीं कह चुकी है कि वह कार दुर्घटना में मर गई? अब तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम पुलिस से बेहतर अपराध सुलझा सकते हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मुझ पर हत्यारी होने का इल्जाम लगाकर मुझे सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ताकि तुम सारी संपत्ति अपने अवैध बेटे को दे सको। श्री वर्ण लैंडरुकिंग ने उसे उदास नजर से घूरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब भी वह झूठ बोलती रहेगी और उस पर कीचड़ उछालेगी। हालांकि भले ही वह इतनी सख्ती से पेश आ रही थी, उसने ये सब कहने से पहले ही विचार कर लिया था। वह जानबूझकर उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उसे टटोल रहा था, इसलिए उसने उसके किसी भी भाव को नजरअंदाज नहीं किया। उसके अभी के भाव से वह निश्चित रूप से झूठ बोल रही थी। जब उसने ड्राइवर का जिक्र किया तो उसका भाव बदल गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जो किसी समय बहने लगे। क्यों? विमला, तुम्हें योर प्रियतमा का नाम, जिसे वह पुकार रहा है, को क्यों मारना पड़ा? वह पहले ही काफी दयालु थी, तुम उसे क्यों नहीं जाने दे सकी? उसे रोता देख विमला इतनी गुस्से में थी कि उसकी नाक टेढ़ी होने वाली थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? उस घृणित औरत ने उसके पति को बहकाया, निश्चित रूप से उसे मरना ही था। उसे एक बार मारना भी दयालुता थी, उसे तो 100 बार मारना चाहिए था। वह क्रोध से चिल्लाई, श्री वर्ण, क्या तुम वास्तव में एक रखेल के लिए रो रहे हो? मैं फिर से कहूंगी, मैंने उसे नहीं मारा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। फिर भी बहस कर रही हो। तुमने कुछ दिन पहले मेरे खाते से 20 लाख रुपए निकाले थे, जो ड्राइवर द्वारा बताई गई राशि से बिल्कुल मेल खाती है। वह हमारी बेटी के लिए पोषक उत्पाद खरीदने के लिए थे, मैंने खुद पर खर्च नहीं किए। बकवास पोषक उत्पाद, आस्था लैंड यूई का सारा पोषण श्रीमती वर्मा मैडम लू की तरफ से आता है। सब कुछ उनके पैसे से खरीदा जाता है, तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। उनकी बहस सुनकर आस्था, जो पहले से ही कमजोर महसूस कर रही थी, क्रोधित और शीतल हो गई। पिताजी, क्या आपको केवल अपनी रखेल की ही चिंता है? कल मैं जन्म देते देते लगभग मर गई थी। आप यहाँ पहुंचकर मेरी चिंता करने के बजाय मेरी सेहत को नजरअंदाज करते हुए तलाक के बारे में मां से झगड़ा करने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत आगे जा रहे हैं?
श्री वर्ण ने अचानक सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, उनका चेहरा आंसुओं से भरा था। मुझे बताओ, क्या तुम्हें उसके युग को मारने के बारे में पता है? क्या तुम उसकी सह अपराधी हो? आस्था, जो पहले से ही कमजोर और असहज महसूस कर रही थी, उनके शब्द सुनकर लगभग बेहोश हो गई। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, और माँ ने कुछ नहीं किया। क्या आप पागल हो गए हैं? आप मुझ पर भी कैसे शक कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, होश में आओ। इस समय श्रीवर्ण को इसकी परवाह नहीं थी कि वह उनकी बेटी है या नहीं। जिस महिला से वह प्यार करते थे, वह मर चुकी थी। उनका दिल इतना दुख रहा था कि वह चाहते थे कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। अगर उनकी बची हुई समझदारी न होती, तो वह अब तक गुस्से में आकर विमला का गला घोंट चुके होते। उनकी आवाज फटी हुई और भयानक थी। बेहतर होगा कि तुम सच में कुछ न जानती हो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम किसी भी तरह से इसमें शामिल थी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आस्था की छाती अनियंत्रित रूप से उठ गिर रही थी। उसके सिजेरियन कट का दर्द बढ़ रहा था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। आप पागल हैं। मुझे और गुस्सा दिलाना बंद करें और बाहर निकलें, उसने कहा। श्रीवर्ण ने उसे नजरअंदाज किया और फिर से विमला को देखा। तुमने यू को मारा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन यू एक अच्छी लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक अच्छी डॉक्टर बनना और लोगों को बचाना थी। आखिरी चीज जो वह देखना चाहती थी, वह थी मौत। इसलिए उसकी खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। ये सुनकर आस्था अपने पिता के शब्दों से उपजे क्रोध से लगभग बेहोश हो गई। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके कट के दर्द ने बोलने की शक्ति छीन ली। विमला आक्रोशित थी। वह आगे बढ़ी और श्रीवर्ण का कॉलर पकड़ लिया। श्रीवर्ण, तुमने पहले मुझे बेवकूफ कहा था, लेकिन असली बेवकूफ तो तुम हो, उसने आरोप लगाते हुए चिल्लाई। वह कुतिया, अगर वह सच में अच्छे दिल की होती, तो जब तुम्हारी पहले से ही पत्नी और बच्चा था, तब भी तुम्हें जानबूझकर अपने जाल में क्यों फंसाती? क्यों चोरी छिपे एक अवैध बच्चे को जन्म देती? मुझे लगता है कि तुम वासना के अंधे हो गए हो, एक कुतिया को खजाना मान रहे हो और बिगड़े हुए मूल्यों वाली औरत को अच्छे दिल का देख रहे हो। वह कुतिया बेशर्म, चालबाज और पूरी तरह से सभ्यता से रहित थी। श्रीवर्ण ने घृणा से उसका हाथ छुड़ाया और उसे जमीन पर धक्का दिया। और तुम नैतिकता की बात करोगी? तुमने अपनी बेटी को आकाश लू लिंचे को बहकाने के लिए उकसाया। आकाश पहले से ही शादीशुदा था और तुमने अपनी बेटी से उसे नशीला पदार्थ दिलवाया, उसके साथ सोने का नाटक करवाया और नकली गर्भावस्था दिखाकर उसे तलाक के लिए मजबूर किया। अब यही तुम्हारा दंड है। तुम्हें वही मिला जिसकी तुम हकदार थी। तुम्हें मेरे धोखाधड़ी की आलोचना करने या युग का अपमान करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम उससे बेहतर नहीं हो। तुमने अपनी ही बेटी को भ्रष्ट कर दिया। विमला जमीन पर पड़ी रही, थोड़ी देर तक उठ नहीं पाई। हालांकि उसकी हथेली जल रही थी, उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था। उसने अविश्वास से अपने पति को देखा। तुमने क्या कहा? मेरा दंड? श्रीवर्ण, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आस्था तुम्हारी बेटी है। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने जो कुछ भी किया, वह इस परिवार के लिए, हमारी बेटी के भविष्य के लिए किया। मेरी मेहनत और योजना के बिना क्या तुम्हें लगता है कि शौर्य लू शेंकिंग इतनी आसानी से हमारे जाल में फंस जाता? शौर्य के मरने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए योजना बनाई, वर्मा परिवार के साथ हमारा रिश्ता बनाए रखा। क्या हमारी बेटी की वर्मा परिवार में शादी से सबसे बड़ा लाभार्थी तुम नहीं हो? उस कवर के बिना तुम्हें तुम्हारे घोटालों के कारण डायरेक्टर के पद से निकाल दिया जाता। श्रीवर्ण शर्म और गुस्से से भर गए। उन्होंने विमला के बाल पकड़े और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मैं अपनी क्षमताओं के कारण डायरेक्टर बना। इसका तुमसे क्या लेना देना है? अपनी अहमियत मत बढ़ाओ। मेरा चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है। अगर तुमने मेरी क्षमताओं का फिर से अपमान किया, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। विमला ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्रीवर्ण उसे मारेंगे। वह दर्द से चीख रही थी, श्रीवर्ण की पकड़ से अपने बाल खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत कड़ी थी। जितना वह संघर्ष करती, उतना ही दर्द होता। आस्था अपने सामने हो रहे दृश्य से स्तब्ध थी। उसने अपनी सामान्य कोमलता खो दी और चीखकर बोली, पिताजी, बस करो। क्या आप पागल हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि जो पुरुष अपनी पत्नियों को मारते हैं, वे सबसे निकम्मे होते हैं? ये सुनकर श्रीवर्ण ने न केवल हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि विमला को एक और थप्पड़ मारा। उनकी हथेलियां दर्द कर रही थीं, और विमला के गालों को मार से सूजता देख उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली। मैं युग का बदला लेने के लिए इसे मार नहीं सकता, लेकिन युग के लिए इसे थप्पड़ मारना भी अच्छा लगता है। इसके जैसी दुष्ट महिलाएं यही हकदार हैं। आस्था इतनी क्रोधित हुई कि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। वह बिस्तर से उठकर अपनी मां को उसके चंगुल से बचाना चाहती थी। उसने ये भी सोचा कि अगर वह अपनी मां को बचाने के लिए बिस्तर से उठती है, तो क्रोधित श्रीवर्ण शायद उस पर भी हाथ उठाएंगे। वह इस तरह की स्थिति में कैसे फंस गई? पहले धोखा देने वाले उनके पिता थे, फिर भी वह अब साहस के साथ उनकी मां पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सबसे बेशर्म बहाना बनाया, ये दावा करते हुए कि यह उसके आस्था के आकाश को बहकाने का कर्म था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका खून खौल उठा। यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी उसे रखेल समझते थे, यहाँ तक कि वह भी उसे तुच्छ समझते थे। कैसा कर्म? वह निश्चित रूप से नहीं थी। प्रीति कियाओ यिन कभी भी आकाश के लायक नहीं थी, उनका तलाक अपरिहार्य था। उसने बस जल्दी से एक जगह हासिल कर ली। वह घटिया औरत जिसे यू कहते हैं, क्या वह उसकी तुलना भी कर सकती थी? आस्था बिस्तर पर असमर्थ थी, लेकिन विमला नहीं थी।
वह आखिरकार संघर्ष करके जमीन से उठी। उसने श्रीवर्ण के साथ लड़ते हुए अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। वार्ड उनके झगड़े और चीखने से भर गया था। आस्था शुरू में बहुत परेशान थी, लेकिन समय के साथ वह सुन्न हो गई। वह बस राहत महसूस कर रही थी कि श्रीमती वर्मा बच्चे की देखभाल में व्यस्त थीं और उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाईं। अगर श्रीमती वर्मा ये दृश्य देखती तो उसकी शर्मिंदगी पूरी तरह से हो जाती। उसके बाद श्रीमती वर्मा का सामना करना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए आस्था ने अपने झगड़ालू माता पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसी। श्रीमती वर्मा के अधिकार जताने से नाराज थी। वह उसका अपना बच्चा था, फिर भी श्रीमती वर्मा उसे बच्चे को देखने भी नहीं दे रही थी। बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ था और श्रीमती वर्मा उसे कसकर नियंत्रित कर रही थी। माँ और बच्चे को एक दूसरे को देखने का मौका नहीं दे रही थी। भविष्य में क्या होगा? नहीं, उसे बच्चे पर नियंत्रण रखना होगा। बच्चा उसका सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता था। जब तक बच्चा उसके पास और उसके करीब रहेगा, श्रीमती वर्मा उसे महत्व देती रहेंगी। पहले श्रीमती वर्मा ने उसे शक्ति कॉप चैंगलिंग ग्रुप में एक हिस्सा देने का वादा किया था। बच्चे के जन्म के बाद उन्हें यह वादा नहीं भूलना चाहिए। लेटकर और बारीकी से योजना बनाते हुए झगड़ने वाले माता पिता आखिरकार थककर रुक गए, युद्धग्रस्त और घायल। उन दोनों को सब तरफ चोट लगी थी। विमला, हालांकि श्रीवर्ण जितनी मजबूत नहीं थी, वह क्रूर थी। उसने हर मौके का फायदा उठाकर उनके मांस को काटा। अब उनकी बांह खून से लथपथ और फटी हुई थी। बेशक कीमत यह थी कि उसका चेहरा श्रीवर्ण के हमले से पहचानने योग्य नहीं था। उसके कई दांत टूट गए थे और उसके बालों के गुच्छे बाहर खींच लिए गए थे, जिससे उसकी खोपड़ी में बहुत दर्द हो रहा था। वह लगभग गंजा होने वाली थी। जब वे दोनों हाँफ रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे, तो वार्ड का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। एक लंबा और सीधा व्यक्ति अंदर आया। आस्था जम गई। उसने अपने शर्मनाक माता पिता पर एक नजर डाली और जल्दी से एक कोमल आवाज में कहा, आकाश लूलिंगचे, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आकाश ने घायल और पीटे गए युगल को शायद ही कोई नजर डाली हो इससे पहले कि वह दूसरी तरफ देखे। उनका लहजा हमेशा की तरह उदासीन था। किस बात का इंतजार? आपका इंतजार कर रही थी कि आप आकर मुझे और हमारे बच्चे को देखें। बच्चे और मैं दोनों आपको बहुत याद करते हैं। अब आप पिता बन गए हैं, क्या आप खुश हैं? मैं पिता नहीं हूँ। आस्था उनके शब्दों से चकित रह गई। उसे नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोमल मुस्कान बनाए रखी। आप क्या कह रहे हैं? आप अब पिता हैं? आकाश ने शीतल रूप से उसे देखा और अपने पिछले शब्दों को दोहराया, मैं पिता नहीं हूँ। आस्था को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। वह अपनी मुस्कान को बनाए नहीं रख सकी। आकाश, तुम्हारा क्या मतलब है? आकाश ने शीतलता से कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है। क्या तुम्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है? आस्था ने उनके शीतल और दृढ़ भाव को देखा और उसे लगा जैसे उसे एक बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, वह हो गई थी। आस्था जमी हुई स्थिति में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गरिमा को बचाने के लिए क्या कहे, क्या उनके शब्दों को सख्ती से मना करे। लेकिन अंत में उसने सबसे बुद्धिमान रास्ता चुना। उसने अपनी आंखें झुकाईं, आंसू बह रहे थे। क्या आपने पितृत्व परीक्षण किया है? मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ कहा। आप मुझे कोस सकते हैं या मार सकते हैं, ये सब मेरी गलती है। हालांकि मेरी अपनी मुश्किलें थीं, मैं आपको कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। आकाश ने बेशक पितृत्व परीक्षण नहीं किया था, क्योंकि यह पहले ही अनावश्यक हो चुका था। बच्चा निश्चित रूप से उनका नहीं था। उन्होंने आस्था के साथ कभी नहीं सोया था, एक बार भी नहीं। जहां तक कि बच्चे का पिता कौन है, निश्चित रूप से श्रीमती वर्मा ने पहले ही तय कर लिया था कि बच्चा उनके बड़े भाई का है। इसीलिए वह आस्था के साथ इतनी देखभाल और कीमती ध्यान से पेश आ रही थी, हर मिनट और सेकंड उसके पास रह रही थी। उनके स्वभाव को देखते हुए यह असंभव था कि वह बिना सवाल किए विश्वास कर लें कि बच्चा उनके बड़े भाई का है, सिर्फ इसलिए कि आस्था ने ऐसा कहा। शायद उन्होंने एक परीक्षण करवाया था, या शायद उन्हें किसी परीक्षण की जरूरत नहीं थी। उनके बड़े भाई ने, जब वह जीवित थे, तब ही उन्हें आस्था की गर्भावस्था के बारे में बता दिया था। आकाश की आवाज में एक अवर्णनीय भावना थी। आस्था, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बड़े भाई तुम्हारी इस पागलपन के बारे में जानते थे? बच्चा स्पष्ट रूप से उनका है और फिर भी तुम मुझे कथित पिता बना रही हो। क्या तुम्हें खुद पर घिन और शर्म नहीं आती? आस्था ने सोचा कि उन्होंने पितृत्व परीक्षण करवा लिया है और अब वह श्रीमती वर्मा पर क्रोधित हैं। श्रीमती वर्मा ने पहले गारंटी दी थी कि आकाश को बच्चे का एक भी बाल या खून की एक बूंद नहीं मिलेगी। भले ही वह ऐसा करने में कामयाब हो गए हों और पितृत्व परीक्षण करवाया हो, उन्हें केवल वही परिणाम मिलेंगे जो उन्होंने व्यवस्थित किए थे। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चा उनका नहीं है। जैसे ही उसने मानसिक रूप से श्रीमती वर्मा को अविश्वसनीय कहकर कोसा, उसने अपने घाव पर दबाव डाला। तीखे दर्द के कारण आंसू तेजी से उसके चेहरे पर बहने लगे, जिससे एक दुखद और दयनीय छवि बनी। मुझे माफ करना आकाश। मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ और मैंने लंबे समय से आपको बच्चे का पिता माना है। इसके अलावा आंटी नेहा जिंग हेयरूप ने हमेशा मुझे ये स्वीकार करने से मना किया कि बच्चा आपका नहीं है। मेरे दिल में पहले से ही आपके लिए नर्म कोना था और आंटी नेहा के दबाव के साथ मैंने समझौता कर लिया। आप और आपके बड़े भाई सगे भाई हैं, क्या उनका बच्चा भी आपका बच्चा नहीं है? आपके बड़े भाई हमेशा आपके लिए अच्छे थे, क्या आप उनके बच्चे को पालने में मदद नहीं करेंगे?
आकाश ने उदासीनता से उसे देखा। जो भावना अभी उठी थी वह पहले ही गायब हो चुकी थी। उनकी आवाज सपाट थी, मेरे बड़े भाई का बच्चा, बेशक मैं पालूंगा। तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या आप बच्चे की देखभाल ऐसे करेंगे जैसे वह आपका अपना हो? माफ करना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो? आकाश की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं आज यहाँ तुम्हें माफ करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि बच्चे की कस्टडी वर्मा परिवार की है। तुम एक इंसान के तौर पर मेरे बड़े भाई के बच्चे को पालने के लायक नहीं हो। ये सुनकर आस्था घबरा गई। नहीं, यह अस्वीकार्य है। मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मैं बच्चे की मां हूं, मुझे कस्टडी का हक है। तुम्हारे दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं और तुम्हारा मुंह झूठों से भरा है। अगर बच्चे को तुम पालोगी तो बच्चे का चरित्र निश्चित रूप से तुम्हारे जैसा होगा, अंततः सड़ जाएगा। मेरे बड़े भाई ने नहीं चाहा होगा कि उनका इकलौता बच्चा बर्बाद हो जाए। क्या तुम सहमत नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही अपनी गलती महसूस कर ली है और माफी मांगी है। मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं भविष्य में और झूठ नहीं बोलूंगी, मुझ पर विश्वास करो। आस्था दिल खोलकर रो रही थी, उसकी आवाज कोमल और कमजोर थी। मैं बच्चे से अलग नहीं हो सकती, बच्चा मेरी जान है। आकाश, मुझ पर कुछ दया करो, मुझे बच्चे को पालने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। बच्चा कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं पाला जाएगा, बेहतर होगा कि तुम इस विचार को छोड़ दो। हालांकि तुम्हें हर महीने वर्मा परिवार से मिलने की इजाजत है। मिलने? केवल मिलना कैसे काफी हो सकता है? उसे बच्चे के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन स्थापित करना होगा और उसे अपनी तरफ रखना होगा, तभी वह वर्मा परिवार में अपनी स्थिति सुरक्षित कर सकती है। उसने योजना बनाई और इतने लंबे समय तक इंतजार किया ताकि अंततः इस बच्चे को जन्म दे सके। वह स्वेच्छा से वर्मा परिवार को कैसे छोड़ सकती है? श्री वर्ण और उनका परिवार अब पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं है। अगर उसने वर्मा परिवार से जुड़े रहने का मौका नहीं पकड़ा, आकाश से जुड़े रहने का मौका नहीं पकड़ा, तो वह भविष्य में और किससे शादी कर सकती है? वह किस अच्छे दिनों की उम्मीद कर सकती है? नहीं, मिलने के अधिकार काफी नहीं है। मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी माँ के रूप में मुझे उसे पालने का हक है। इसके अलावा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे मेरे स्तनपान की जरूरत है। आकाश, क्या तुम इतने निर्दयी होगे कि बच्चे को स्तनपान से वंचित कर दो? वह फॉर्मूला पी सकता है। यह अस्वीकार्य है। बच्चा बहुत छोटा है, उसे स्तनपान की जरूरत है। फॉर्मूला स्वस्थ नहीं है और पर्याप्त पोषक नहीं है, स्तनपान सबसे बेहतर है। मैं फॉर्मूला पीकर बड़ा हुआ हूँ, क्या तुम कह रही हो कि फॉर्मूला अस्वस्थ है? आस्था क्षण भर के लिए निःशब्द रह गई। आकाश का पालन पोषण श्रीमती वर्मा ने किया था, न कि उनकी जैविक माँ ने। बेशक उन्होंने स्तनपान नहीं किया। यहाँ तक कि अगर श्रीमती वर्मा ने उन्हें अच्छा फॉर्मूला भी पिलाया होगा तो भी संदेह है। उन्होंने उन्हें तंग करने के लिए कुछ भी खिलाया होगा, वरना वह सामान्य लोगों की तरह भावनाएं क्यों नहीं रखते? वह भावनाओं पर असामान्य रूप से धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं, मुस्कुराना भी नहीं जानते। निश्चित रूप से बचपन से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, इसीलिए वह असामान्य रूप से बड़े हुए। नहीं, वह श्रीमती वर्मा को अपने बच्चे को पालने नहीं दे सकती। हालांकि यह शौर्य लू शेंकिंग का बच्चा है, श्रीमती वर्मा का गहरा स्वभाव विकृत है। क्या होगा अगर वह भूल जाए और उसके बच्चे को तरह तरह की बकवास खिला दे, तो सब कुछ खो जाएगा। आकाश, मैं यह नहीं कह रही हूं कि फॉर्मूला बुरा है। मुझे बस लगता है कि एक शिशु को स्तनपान करना चाहिए और मां की बाहों में देखभाल करनी चाहिए, तभी बच्चे को बड़ा होने पर सुरक्षा की भावना होगी। अगर किसी बच्चे के पास बचपन से उसकी मां नहीं रही है, तो वह स्वस्थ दिमाग के साथ बड़ा हो सकता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा मानसिक बीमारी के साथ बड़ा हो? मैं बस उसे खिलाना चाहती हूँ और उसे सुलाना चाहती हूँ। वह अभी बहुत छोटा है, मैं उसे क्या बुरा सिखा सकती हूँ? वह कुछ भी समझ नहीं सकता। आकाश, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे बच्चे की देखभाल करने दो। वह बहुत छोटा है, तुम एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर रहे हो। यह मुझे सजा नहीं दे रहा है, ये नवजात शिशु को सजा दे रहा है। क्या तुम्हारा दिल इसके लिए तैयार है? हालांकि चाहे उसने कितनी भी गुहार लगाई या कितनी भी मीठी बातें इस्तेमाल की, आकाश अडिग रहे। वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शीतल और निर्दयी थे। उनमें वास्तव में भावनाओं और सहानुभूति की कमी है। उन्हें तो उसकी बात पूरी सुनने का भी धैर्य नहीं था, उन्होंने बस दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। आस्था बिस्तर पर लेटी रही, आकाश की पीछे हत्ती आकृति को देखती रही। उसके चेहरे पर शिकायत और दर्द गायब हो गया, उसकी जगह एक अशुभ नजर आ गई। थोड़ी देर बाद वह द्वेष से कोसने लगी, तुम दोनों तलाक चाहते हो या नहीं? क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया है? बच्चे की बात आकाश ने खोज ली है। वह मुझे बच्चे को पालने भी नहीं देगा। मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और तुम दोनों में से कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। तुम दोनों अपशकुन हो। विमला को इतनी जल्दी राज खुलने की उम्मीद नहीं थी। वह फर्श पर ढेर हो गई, उसके बाल बिखरे हुए थे। अब हम गए। हम अब आकाश से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके बजाय अब वह हम पर हावी है। हम उसकी दया पर रहेंगे। फिर भी श्रीवर्ण काफी खुश दिख रहे थे। जब तक विमला पीड़ित होती, चाहे जो भी कीमत हो, उन्हें लगता था कि यह योग्य था। वर्मा परिवार से चिपके रहना बेशक उन्हें खुश करता था, लेकिन अब इनमें से किसी का कोई मायने नहीं था। जिस महिला से वह प्यार करते थे वह पहले ही मर चुकी थी। उनका पसंदीदा बेटा केवल 1 साल का था और उसने अपनी मां खो दी थी।
जब भी वह इस बारे में सोचते थे, वह चाहते थे कि वह विमला को नर्क भेज दें ताकि उसे यातना का अनुभव हो। इन परिस्थितियों में वह विमला को अपनी बेटी के साथ एक समृद्ध जीवन जीने की इच्छा कैसे कर सकते थे। अब वह चाहते थे कि उनकी बेटी वर्मा परिवार से संबंध तोड़ ले। इस तरह उनकी बेटी को वर्मा परिवार से और फायदा नहीं होगा और विमला के लिए आराम से जीना असंभव हो जाएगा। अतीत में वह थे जो उन दोनों पर बहुत उदार थे, उन्हें खर्च करने के लिए पैसे देने से कभी नहीं कतराते थे। पहले जो पैसा उन्होंने कमाया था वह भी विमला को दिया गया था। उसके हाथों में बहुत पैसा था, जिसके कारण उसने युग से छुटकारा पाने के लिए हथियारों को किराए पर लेने वाली एक एजेंसी ढूंढ ली। 20 लाख, वह इसे छोड़ने को तैयार थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से विमला को पैसा नहीं लेने देंगे। यहाँ तक कि जो पैसा उनकी बेटी के पास था वह उसे संभालेंगे ताकि उनकी बेटी उसे समर्थन न दे सके। जब उनकी बेटी अभी भी जन्म देने के बाद कमजोर थी तो यह उनके लिए अपनी बेटी के पैसे और संपत्ति को छीनने का सही अवसर था। उसे वर्मा परिवार से कम संख्या में कीमती वस्तुएं नहीं मिली थीं। ये वस्तुएं उनके दयनीय बेटे के लिए ली जा सकती थीं। इसे उनके बेटे के लिए भरपाई माना जा सकता है। आकाश गलियारे में खड़ा था। वह अस्पताल से जाने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वह शिशु देखभाल कक्ष की ओर मुड़ गया। भीतर केवल एक शिशु आरुष था और उसके पास श्रीमती वर्मा थी, जो हमेशा उसके पास रहती थी। उसे देखकर श्रीमती वर्मा के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आकाश, तुम आरुष को देखने आए हो, है ना? आओ देखो वह तुम जैसा कितना दिखता है। आकाश शिशु के पास गया, उसे कुछ देर देखा और सीधा बोला, क्या तुम अंधी हो? यह मुझ जैसा कैसे दिखता है? श्रीमती वर्मा के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और उन्होंने नाराजगी से कहा, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? अंधी होने का क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम अंधे हो। बच्चा साफ साफ तुम जैसा दिखता है। आकाश ने अचानक उनसे पूछा, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? श्रीमती वर्मा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने जोर से अपने असामान्य भाव को दबाया और कठोर चेहरे से उसे डांटा, बेशक मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हारे इस बुरे बर्ताव को इतने लंबे समय तक सहन नहीं करती, अब तक तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता। तो क्योंकि तुम मेरी माँ हो, तुमने आस्था के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ये कहते हुए कि यह बच्चा मेरा है। श्रीमती वर्मा का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुमने क्या कहा? आस्था ने स्वीकार कर लिया है, बच्चा मेरा नहीं है, यह मेरे भाई का है। यह असंभव है। ये संभव है या नहीं, तुम आस्था से पुष्टि कर सकती हो। हालांकि उसके पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। उसके माता पिता का तलाक हो रहा है और दोनों पक्ष अपने हिंसक झगड़ों से लहूलुहान हैं। ये काफी भयानक दृश्य है। श्रीमती वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आस्था बच्चे की सच्चाई क्यों कबूल कर लेगी। वह आस्था के परिवार की बढ़ती अराजकता और गिरावट से और भी ज्यादा निराश थी। ऐसे परिवार के साथ वर्मा परिवार का वैवाहिक गठबंधन बनाना घोर अपमान था और उनके पोते का इस बाहरी परिवार में पैदा होना तो पूरी तरह से शर्मनाक था। अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को आस्था के साथ डेट करने की अनुमति दी, जिसका परिवार स्पष्ट रूप से पर्याप्त लायक नहीं था। आकाश को उनकी प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। ये जानकर कि बच्चा उसका नहीं है, उसे अपने गुस्से के बीच एक अवर्णनीय राहत महसूस हुई। उसने अपने बड़े भाई को धोखा नहीं दिया और न ही उसने बड़े भाई की महिला को गर्भवती किया था। उसका सारा अपराध बोध और शर्म मिट गई थी। वास्तव में उसका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था। उसकी आवाज उदासीन बनी रही, भले ही तुम चाहती थी कि मैं अपने भाई के बच्चे को पालूं, तुम्हें इस तरह की कपटी और घिनौनी चालों का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी, है ना? मैंने कभी आस्था के साथ नहीं सोया, फिर भी तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, इस बात पर जोर दिया कि मैं उसके साथ सोया हूं, कि वह मेरे बच्चे को जन्म दे रही है और मुझे तलाक देकर उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। जब प्रीति मेरे बच्चे से गर्भवती थी तब तुम पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। प्रमोद के साथ मिलकर जबरदस्ती प्रीति पर गर्भपात का दबाव डाल रही थी, मानो तुम्हें डर हो कि मेरा बच्चा पैदा हो सकता है। तुमने तो मेरे पिता से भी झूठ बोला, दावा किया कि मैं बांझ हूं, कि प्रीति जिस बच्चे को पाल रही थी वह मेरा नहीं बल्कि अपूर्व का था। तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। ये सब करने के लिए तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो। तुमने मेरे खिलाफ जाने के लिए हर चतुर और गंदी चाल का इस्तेमाल किया है। तुम मेरे प्रति इतनी निर्दयी हो और तुम्हारे पास ये कहने की हिम्मत है कि तुम मेरी माँ हो। उसकी बातें सुनकर श्रीमती वर्मा शांति से इंक्यूबेटर के सामने खड़ी हो गईं, अपने पोते को अपने पीछे छिपा लिया। फिर वह रोने लगी। आकाश, तुम्हें मुझे समझना होगा। इन सभी वर्षों में तुम्हारा बड़ा भाई मेरा सबसे कीमती बेटा था। जब वह अचानक गुजर गया तो मैं टूट गई थी, इसलिए मैंने कुछ नासमझ गलतियां कर दी। मुझे दोष मत दो, मैं बस बहुत दुखी थी। ये बच्चा इस दुनिया में तुम्हारे बड़े भाई का एकमात्र रक्त है। देखो वह तुम्हारे बड़े भाई जैसा कितना दिखता है। अब मुझे दोष देने का क्या फायदा? तुम्हें अपने भतीजे को प्यार करना चाहिए और एक चाचा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम अभी भी जीवित हो। तुम्हारे पास संभावनाओं से भरा भविष्य है, लेकिन तुम्हारे भाई के पास अब कोई नहीं है। ये रक्त संबंध का छोटा सा अंश ही उसका बचा हुआ है। बेशक मैं इसे अपनी जान देकर बचाऊंगी। बच्चे के लिए कोई भी खतरा मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। मैं बच्चे के साथ जरा भी दुर्घटना नहीं होने दे सकती। आकाश ने उन्हें हैरान होकर देखा। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे बताती कि बच्चा मेरे बड़े भाई का है तो मैं आस्था का गर्भपात करवा दूंगा?
या तुम्हें लगता है कि प्रीति का मेरे बच्चे को पालना मेरे भाई के बच्चे के लिए खतरा होगा, इसलिए तुमने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया? श्रीमती वर्मा ने सिर उठाया, उनकी आंखें लाल थीं। तुम बचपन से ही निर्दयी रहे हो, एक शैतान। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की पागलपन भरी चीजें कर सकते हो। बेशक, मुझे बच्चे के लिए संभावित खतरे को नष्ट करना होगा। इसके अलावा अब मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है। तुम चाहे जो भी करो, वर्मा परिवार की संपत्ति में तुम्हें कभी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई का है और भविष्य में यह उसके बच्चे का होगा। कुछ भी हड़पने का विचार मन में मत लाना। तुम्हारे पिता ने यह बहुत पहले तय कर लिया था। अगर तुम्हारे बड़े भाई को कोई परेशानी नहीं होती तो तुम शक्ति कॉर्प के सीईओ नहीं होते। वह तुमसे कहीं ज्यादा सक्षम है। वह निगम के सबसे योग्य नेता हैं। तुम्हें अपनी स्थिति समझनी होगी। परिवार की संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई के बच्चे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बच्चे का सपना भी मत देखना। आकाश ने अचानक उपहास किया। तो तुम मुझे ऐसे देखती हो, ये सोचते हुए कि मैं परिवार की संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई के बच्चे से प्रतिस्पर्धा करूंगा? यह मानती हो कि मैं संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई के बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा? श्रीमती वर्मा ने वास्तव में हमेशा ऐसा ही सोचा है। उन्होंने सावधानी से उसे देखा। तुम अब जा सकते हो। चूंकि तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भविष्य में इस बच्चे से दूर रहना। क्योंकि बच्चा मेरे बड़े भाई का है, इसीलिए मैं देखने आया हूँ। आकाश को वह हास्यास्पद लगी। क्या वह सोचती है कि वह सिर्फ अपने शरीर से उसे रोककर बच्चे की रक्षा कर सकती है? अगर वह अभी बच्चे की जान लेना चाहता तो ये बच्चों का खेल होता। हालांकि वह क्यों सोचती है कि वह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा? यह उसके बड़े भाई का बच्चा है। वह उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है? उसकी रक्षा करना अधिक संभावना है। उसका दिल बर्फीला हो गया। मुझे यह मत बताओ, तुम सोचती हो कि मेरा बड़ा भाई इसलिए सीईओ बन सकता है क्योंकि वह सक्षम है? अगर मैं निगम के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता तो क्या उसे कोई मौका मिलता? मेरा बड़ा भाई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। बच्चे की तो बात ही छोड़ दो। श्रीमती वर्मा क्रोधित हो गईं। इतना आत्ममुग्ध मत बनो। हमेशा ये सोचते रहते हो कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी प्रतिभा कितनी प्रभावशाली है, लेकिन नतीजा क्या है? वास्तव में तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। इस तरह की मूर्खता के साथ तुम कैसे सोचते हो कि तुम निगम के लिए अपने बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? तुम हमेशा अपने पिता और मुझ पर अपने बड़े भाई का पक्ष लेने की शिकायत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना चतुर, समझदार और मिलनसार है? तुम बस दिन भर परेशानी खड़ी करते हो। तुम्हारा अहंकार की कोई सीमा नहीं है। तुम हर किसी को तुच्छ समझते हो। वास्तविकता यह है कि तुम पूरी तरह से बुद्धिहीन हो। आकाश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके माथे पर नसें उभर आईं। अतीत में वह वास्तव में बहुत आत्मा अभिमानी था और साधारण लोगों को तुच्छ समझता था। वह सोचता था कि वे सब नासमझ और मूर्ख हैं, यहाँ तक कि उनकी बात सुनना भी नहीं चाहता था। उनके इरादों को समझना तो दूर की बात थी। इसने उन्हें इतने लंबे समय तक फायदा उठाने और उसे धोखा देने का अवसर दिया। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि बच्चा उसका नहीं था। अपने जीवन में पहली बार उसने इतनी बुरी तरह से ठोकर खाई है। अब से वह खेल को गंभीरता से लेगा। अगर उन्हें गंदा खेलना पसंद है तो वे उसकी धूर्तता और योजनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वह पहले चाल चलने से कतराता था, खुद को बहुत श्रेष्ठ मानता था, अपनी प्रतिभा पर गर्व करता था, इसे तुच्छता के खिलाफ काम करना अयोग्य मानता था। अब ऐसा लगता है वे कुछ हद तक सक्षम हैं, इसलिए वह अब विनम्र नहीं होगा। उसने एक और शब्द कहे बिना वार्ड से बाहर निकलते हुए चला गया। उसका सहायक, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तुरंत उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, उसने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट वर्मा, हमें श्री वर्ण और श्रीमती वर्मा के बाल के वे नमूने मिल गए हैं जो आपने मांगे थे। उनका मेरे खिलाफ परीक्षण करवाओ। जी, देवपुर में पैटर्निटी टेस्टिंग की सुविधा के लिए मत जाना। नमूनों को सीधे प्रांत के बाहर की सुविधाओं में भेजो। मुझे डर है कि शहर के आधिकारिक परीक्षण संगठन बहुत पहले ही खरीदे जा चुके होंगे। जी, सच्चाई यह है कि आकाश पहले ही श्रीमती वर्मा के साथ 2 बार पैटर्निटी टेस्ट करवा चुका था। एक बार जब उसके माता पिता ने उसे बचपन में हत्यारे प्रशिक्षण शिविर में भेजा था, और एक बार फिर जब वह वयस्क हो गया था, जब उसके माता पिता ने उसे सख्ती से चेतावनी दी थी कि वह पारिवारिक संपत्ति के साथ खिलवाड़ न करे और निगम और वर्मा परिवार की सभी संपत्ति उसके बड़े भाई के लिए छोड़ी जाएगी। इसलिए उसने न केवल श्रीमती वर्मा के साथ बल्कि श्री वर्ण के साथ भी पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। परीक्षण के परिणाम से पता चला कि वे वास्तव में उसके जैविक माता पिता थे। उसने पहले परिणामों पर संदेह किया था, लेकिन कई परीक्षणों के बाद भी वही जवाब आने पर उसने अपने संदेह को दबा दिया था। आज तक उसके संदेह की आंतरिक आवाज बहरा कर देने वाली है। उसने तय किया कि वह फिर से परीक्षण करवाएगा। अस्पताल छोड़ने के बाद आकाश निगम लौट आया। उसने हमेशा की तरह काम किया, किसी भी व्यक्तिगत भावना से रहित, प्रत्येक कार्य को कुशलता और व्यवस्थित ढंग से संभाला। वह पूर्वी साम्राज्य से परियोजनाओं और प्रतिभाओं को हड़पने में भी सक्रिय था, और गॉड किलर के साथ संपर्क करने से नहीं चूका। हर संभव प्रयास कर रहा था कि गॉड किलर अपूर्व की मदद करने के बजाय उसके पक्ष में हो जाए। दोपहर में, जब वह अभी भी अपने काम में व्यस्त था, श्री वर्ण उसके कार्यालय में दिखाई दिए। आकाश ने उसे उदासीनता से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? श्री वर्ण का लहजा अमित्रतापूर्ण था। तो तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सोचा था कि तुम इतने भोले हो कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा।
क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम आस्था के साथ सोए थे या नहीं? तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ था? क्या तुम खुद को प्रतिभाशाली होने पर गर्व नहीं करते थे? तुम्हें नशीला पदार्थ दिया गया और मूर्ख बनाया गया और फिर भी तुम्हें कभी पता नहीं चला। मैं तुमसे बस गुस्सा हूँ। हर दिन मैंने उम्मीद की कि तुम पता लगाओगे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन मैं दिन ब दिन इंतजार करता रहा, बच्चे के जन्म के बाद ही तुम्हें पता चला। तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? मुझ जैसा एक बुद्धिमान और प्रमुख व्यक्ति का बेटा तुम जैसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इस अवधि के दौरान दबाए गए सभी असंतोष को बाहर निकाल दिया। वह जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा गुस्सा होता गया। अंत में उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसने आकाश के बारे में सब कुछ अस्वीकार कर दिया। उसके तीव्र भावनाओं को देखकर आकाश ने उदासीनता से पूछा, क्या मैं वास्तव में तुम्हारा बेटा हूं? क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बच्चा मेरा नहीं है? क्योंकि तुम बहुत अभिमानी हो। तुम एक बार मूर्ख बनने के लायक थे ताकि तुम अपना सबक सीख सको। तो तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए इस तथ्य को दबा दिया। और नहीं तो क्या? आकाश ने सिर हिलाया, समझ गया। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। उसकी लापरवाह व्यवहार से अचंभित होकर श्रीवर्ण ने पूछा, तुम्हें पता चला है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है और मैंने तुमसे झूठ बोला है। क्या तुम नाराज नहीं हो? गुस्से में नहीं हो? मुझे बच्चे के पैटर्निटी पर संदेह था। जब सच्चाई सामने आई तो यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। जहां तक तुम्हारे मुझे धोखा देने की बात है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये पूरी तरह से संभव है कि तुमने मुझसे बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में झूठ बोला हो, है ना? तुम और क्या जानते हो? मेरे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने तुम में से किसी पर भी कभी भरोसा नहीं किया। मैं अतीत में कुछ चीजों को सत्यापित करने की परवाह नहीं कर सका, क्योंकि मैंने हर किसी को अपने से नीचे माना और वे मेरे समय और ऊर्जा के लायक नहीं थे। ये सुनकर श्रीवर्ण बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुए। बिल्कुल, तुम हमेशा इतने घमंडी और आत्म केंद्रित रहे हो, हर किसी को तुच्छ समझते हो। तुम गिरने के लायक थे एक बहुत जरूरी सबक सीखने के लिए। वास्तव में इस बार मुझे काफी नुकसान हुआ और इसने आम लोगों के प्रति मेरे रवैया को बदल दिया है। कहावत, एक छोटा छेद एक बड़े बांध को बर्बाद कर सकता है, मुझे अब समझ में आती है। मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हूं, मैं अनगिनत तुच्छ जीवों के चबाने का विरोध नहीं कर सकता। क्या तुमने वास्तव में अपना सबक सीख लिया है? हाँ, वास्तव में। श्रीवर्ण, जो हाल ही में परेशान महसूस कर रहे थे, आखिरकार थोड़ा राहत महसूस करने लगे। अच्छा है, जब तक तुमने अपना सबक सीख लिया है। अब जब तुम्हारे बड़े भाई का एक वारिस है, तो तुम्हारा क्या? मुझे बताओ, क्या तुम संतान पैदा कर सकते हो? आकाश का चेहरा सख्त हो गया। तुम फिर से क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे प्रजनन क्षमता में कोई समस्या नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ एक बहादुर चेहरा दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें इसे स्वीकार करने में बहुत शर्म आ रही है? प्रीति मेरे बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। मैं अभी भी उस घटना पर क्रोधित हूँ। मेरी माँ से भिड़ने के बजाय तुम यहाँ मेरी प्रजनन क्षमता पर सवाल क्यों उठा रहे हो? तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि वह जिस बच्चे को पाल रही थी, वह तुम्हारा था? आस्था जिस बच्चों को पाल रही थी, उनमें से एक तुम्हारा होना चाहिए था। और क्या तुमने उस पर भी विश्वास नहीं किया? क्या तुम्हारे पास सच्चाई को समझने की कोई क्षमता है? तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। वह आस्था से अलग है। वह कैसे अलग है? वह आस्था से बेहतर कैसे है? जब उसने तुम्हें तलाक दिया तो क्या उसने 1 अरब की मांग नहीं की? क्या उसने भी पैसे के लिए वर्मा परिवार में शादी नहीं की? क्या तुम सोचते हो कि वे सब तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, वे सब वर्मा परिवार की दौलत से प्यार करते हैं। आकाश भी ऐसा ही सोचता था, यह मानते हुए कि प्रीति ने पैसे के लिए उससे शादी की थी। लेकिन अब वह जानता है, प्रीति पैसे के लिए नहीं थी, या कम से कम पूरी तरह से पैसे के लिए नहीं थी। अगर वह वास्तव में पैसे के पीछे होती तो वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को रखने के लिए हर संभव प्रयास करती, उसे जन्म देती ताकि वर्मा परिवार से अधिक पैसा मिल सके, ठीक वैसे ही जैसे आस्था ने किया। वह गर्भपात से कितना पैसा पा सकती थी? उसके बारे में अपनी पिछली गलतफहमियों के बारे में सोचते हुए वह दबाव महसूस करने लगा। आखिरकार उसने श्रीवर्ण को सच बताया, जब प्रीति ने मुझे तलाक दिया तो मैंने वास्तव में उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। उसने कागजात पर हस्ताक्षर किए। श्रीवर्ण हैरान थे, तुमने क्या कहा? उसने पैसे नहीं लिए। 1 अरब मांगना सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया थी क्योंकि वह तलाक से चिढ़ गई थी। उसने जानबूझकर मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना दिया। क्या मैंने तुम्हें उसे देने के लिए 1 अरब नहीं दिया था? पैसा कहाँ है? पैसा अभी भी मेरे खाते में है, इसे स्थानांतरित नहीं किया गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम जाकर जांच कर सकते हो। आकाश की बातें सुनकर श्रीवर्ण आग बबूला हो गए। तो मैंने तुम्हें 1 अरब दिया और तुमने प्रीति को 1 पैसा भी नहीं दिया। क्या तुम इंसान हो? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में प्रीति से शादी करने के लिए कहा था क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। तुमने शादी के सिर्फ 3 महीने बाद उसे तलाक दे दिया और उसे कोई मुआवजा नहीं दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आकाश ने उसे एक ठंडी नजर दी, उदासीनता से बोलते हुए, क्या तुमने अभी अभी उस पर वर्मा परिवार में पैसे के लिए शादी करने का आरोप नहीं लगाया? तो अब जब वह पैसे नहीं लेती है तो तुम अप्रसन्न हो और मुझे दोष देना चाहते हो। मैंने कभी उसे वर्मा परिवार में पैसे के लिए शादी करने के लिए नापसंद नहीं किया।
श्रीवर्ण क्रोध से उबल रहे थे। हर कोई पैसे पसंद करता है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि क्या कोई महिला सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है या कुछ और। किसी महिला की खूबसूरती को तुम्हें धोखा न देने दो। तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि वह जिस बच्चे को पाल रही है वह तुम्हारा है या नहीं। मैं प्रीति की उपस्थिति से अंधा नहीं था और मुझे पता है कि बच्चा मेरा है। श्रीवर्ण गुस्से में दहाड़ उठे। मैं प्रीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आस्था ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है। केवल आश्चर्यजनक सुंदरता ही एक आदमी को अंधा नहीं कर सकती, साधारण दिखने वाले लोग भी लोगों को धोखा दे सकते हैं। तुम प्रीति से धोखा नहीं खाए, ठीक इसलिए क्योंकि वह उत्कृष्ट है और इससे तुम उसके साथ अधिक सावधान रहते हो। लेकिन आस्था का क्या? वह औसत दिखती है और तुम्हें उसके बारे में सावधान रहने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वह मासूमियत का ये कार्य करती है, दावा करती है कि वह तुम्हारे साथ सोई है और तुम विश्वास करते हो, दावा करती है कि वह तुम्हारे बच्चे को पाल रही है और तुम उस पर विश्वास करते हो। तुम कितने भोले हो सकते हो। जब भी मैं तुम्हारा अनजान चेहरा देखता हूं जिसे मूर्ख बनाया जा रहा है, ये परेशान करता है। और फिर भी तुम खुद इसे महसूस नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना निराश हूं? अपने पिता की गुस्से भरी फटकार सुनकर आकाश को अचानक लगा कि उसने जिस पैटर्निटी टेस्ट का आदेश दिया था उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये निस्संदेह उसका असली पिता था, अन्यथा वह इस तथ्य से इतना नाराज नहीं होता कि उसके बेटे को धोखा दिया जा रहा था। इसके अलावा उसका चेहरा श्रीवर्ण जैसा लगभग हूबहू दिखता था। केवल जब श्रीवर्ण उसे डांटना बंद कर चुके थे तभी वह लापरवाह ढंग से बोला, मुझे आस्था ने धोखा दिया, लेकिन इसका उसकी दिखावट या उसके चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। वह कैसी भी दिखती हो, वह मेरी आंखों में नहीं आती। तो फिर इसका किससे लेना देना है? इसका मेरे बड़े भाई से लेना देना है। श्रीवर्ण गुस्से में थे। तुम अभी भी अपने बड़े भाई को दोष देने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सोचते हो कि चूंकि वह मर चुका है तो तुम उस पर जिम्मेदारी डाल सकते हो, उसे बलि का बकरा बना सकते हो? मैं अपने भाई को बलि का बकरा नहीं बना रहा हूं। मैंने सोचा था कि वह इतना नेक व्यक्ति है तो उसके द्वारा चुनी गई महिला भी नेक होगी, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ सावधानी नहीं बरती। श्रीवर्ण वहीं खड़े थे, उनकी आंखें लाल हो रही थीं। तुम जानते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना दयालु था। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ते थे, क्या वह हमेशा तुम्हारे लिए विनती नहीं करता था और तुम्हारी रक्षा नहीं करता था? ध्यान से खोजबीन करो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई की मौत एक दुर्घटना थी या हत्या। अगर उसकी हत्या की गई थी तो मैं हत्यारे को सजा दिलवाऊंगा, मुझे लागत की परवाह नहीं है। मैं जांच कर रहा हूं, लेकिन पीछे छोड़े गए सुराग सीमित थे। इसके अलावा मेरे भाई के चट्टान से गिरने के बाद उसका कोई निशान नहीं बचा। सफाई दल को उसकी कार मिली, लेकिन पानी ने किसी भी सबूत को धो दिया था। श्रीवर्ण लंबे समय तक शांत रहे, इससे पहले कि वह रुंधे हुए गले से बोले, तो मेरे बड़े बेटे के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं? नहीं। आकाश ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आवाज धीमी गुनगुनाहट थी। वह चट्टान बहुत खड़ी है, खोज बहुत मुश्किल है। कार के ढांचे को ढूंढना ही एक चुनौती थी। श्रीवर्ण अपने शोक को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए बोले, फिर भी हमें उसे ढूंढना होगा, तभी उसे शांति मिल सकती है। दरअसल मेरी इच्छा है कि हम उसे कभी न ढूंढें। क्या इस तरह मैं यह मान सकता हूं कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है? श्रीवर्ण की आंखों से आंसू फिसल गए, जोर से रोके गए। शुरुआत में मैंने भी खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि उस चट्टान से गिरने वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा उसके गिरने से पहले एक गंभीर दुर्घटना की संभावना काफी अधिक थी। अन्यथा उसने तुम्हें अपने अंतिम शब्द कहने के लिए एक संदेश क्यों भेजा होता? आकाश का मूड विशेष रूप से भारी हो गया। वास्तव में वह भी जानता था कि ऐसी परिस्थितियों में उसका भाई बच नहीं सकता था। उसके पिता सही थे। अगर उसका भाई उसे अपने अंतिम शब्द के रूप में एक व्हाट्सएप संदेश भेज सकता था तो इसका मतलब था कि गिरने से पहले ही वह जानता था कि वह बच नहीं पाएगा। पिताजी, अपने अंत से पहले मेरे भाई को पता रहा होगा कि आस्था उसके बच्चे से गर्भवती है, इसीलिए उसने मुझे आस्था की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। तो क्या यह अजीब है कि मेरे बड़े भाई ने केवल आस्था का उल्लेख किया और किसी और का नहीं? इसके अलावा उसने मुझे आस्था की गर्भावस्था के बारे में सीधे तौर पर बताया भी नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी असामान्य है? इसमें क्या असामान्य है? उसने केवल आस्था का उल्लेख किया क्योंकि वह गर्भवती थी। अगर उसने गर्भावस्था के बारे में कुछ नहीं कहा तो हो सकता है कि चट्टान से गिरने से पहले उसे मौका न मिला हो। नहीं, मेरे बड़े भाई के पास ये कहने का समय था। वह इसे पहली पंक्ति के रूप में भी कह सकता था। श्रीवर्ण ने उसे एक तरफ से देखा और उपहास किया। हो सकता है कि वह जानता था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, कि तुम एक शैतान हो। उसे चिंता थी कि अगर उसने तुम्हें इसके बारे में बताया तो तुम पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए इस दुनिया में उसके एकमात्र बेटे को नुकसान पहुंचाओगे। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया, मेरे बड़े भाई को पता था कि मैं एक शैतान हूं, लेकिन वह संपत्ति पर मेरे कब्जा करने से कभी नहीं डरता। वह उस तरह का आदमी नहीं था। अगर मैं संपत्ति चाहता तो वह बिना किसी झिझक के मुझे दे देता। वह तुम्हारी तुलना में मेरी ज्यादा परवाह करता था। तुम्हारा बड़ा भाई एक दयालु इंसान था। तो तुम्हारा अनुमान सही नहीं है। मेरे बड़े भाई ने मुझे आस्था की गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? इसका कारण कुछ और होना चाहिए। और क्या हो सकता है? आकाश की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। हो सकता है मेरे भाई को मारने वाला हत्यारा उसे देख रहा था जब वह मुझे अपने अंतिम शब्द भेज रहा था।
क्या यही एकमात्र स्पष्टीकरण है कि उसने मुझे आस्था के गर्भवती होने के बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे बड़े भाई को मारने वाला हत्यारा उसके बच्चे को नहीं बख्शेगा। इसीलिए मेरे भाई ने सूक्ष्म ढंग से मुझे आस्था की देखभाल करने का संकेत दिया, इस डर से कि हत्यारे को बच्चे के अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। श्री वर्ण का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उनके दिल में गुस्से की एक लहर फूट पड़ी। वह जानते थे कि उनका छोटा बेटा उच्च आईक्यू वाला एक प्रतिभाशाली था। वह आमतौर पर बहुत सी चीजों की परवाह नहीं करता था, लेकिन एक बार जब वह किसी चीज पर गंभीरता से विचार करता था तो उसके निष्कर्ष तार्किक होते थे और अक्सर सच्चाई के बहुत करीब होते थे। उन्होंने लगभग तुरंत अपने छोटे बेटे की बातों पर विश्वास कर लिया। तो तुम्हें अपने बड़े भाई के लिए इस हत्यारे का खुलासा करना चाहिए। उसके लिए बदला लो, मैं करूंगा। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।